तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां दिन भर निफ्टी की चाल अंदाजा लगाना मुश्किल, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी इधर तो कभी उधर। आखिरी 1.5 घंटे में जाएगा किधर और क्या करें हम, अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि फिलहाल निफ्टी ने अपने सारे लेवल्स तो रिस्पेक्ट किए हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव जो दिख रहा है उस समय, वहां से फिर आगे का 1.5 घंटे का एक्शन कैसा रह सकता है। पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? इस समय की बड़ी बात है यही दीप कि जब तक आप सोचे कि तेजी होने वाली तब तक मंदी शुरू हो जाती है, जब तक आप सोचे कि मंदी होने वाली तब तक फिर से बाजार तेजी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। दिन भर यही होता दिख रहा है। फिर भी हमारा जोश खरोश और मुस्कुराहट चेहरे पे इसलिए बरकरार है कि मिड वीक में एक छुट्टी आ जाए ना, तो ऐसा लगता नहीं कि 2 दिन काम के। आज फ्राइडे वाली फीलिंग आ ही नहीं रही, एक्सेप्ट हमारे कपड़ों से, जिससे ये लगता है कि हाँ वाकई में आज हम फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि टी शर्ट्स में है। बट अदरवाइज वैसे देखा जाए तो बढ़िया ट्रेडिंग सेशन है, जहाँ एक और निफ्टी थोड़ा दबाव में, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है। और काफी लोग वो ट्वीट करके कह भी रहे हैं कि वो कौन सा ऋतिक रोशन वाला मूवी आया था ना, जिसमें वो जादू वाला, कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने में कहा मैं किधर चला, तो वैसा ही हाल निफ्टी का है। समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो जो पहली स्टार्टिंग लाइन थी वो उसी गाने से ली हुई है। तो कोई मिल गया, हाँ ये थी मूवी। वैसे ही हाल आज निफ्टी का होता दिखा है। चलिए, आपने पूछा ही है तो अब तक की बड़ी बातें बता दी जाए। उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में होता कारोबार। 14,400 के पास है इस वक्त निफ्टी। इंट्राडे में 14,320 के आसपास तक भी फिसला है और 14,450 के आसपास तक पहुंचा भी है। बैंक निफ्टी मजबूत है, हरे निशान में है। 300 अंक ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन नीचे से देखेंगे तो काफी कुछ बढ़ा हुआ भी आपको नजर आएगा। तो दोनों ही तरफ आप जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। रियल एस्टेट, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी आज ये दबाव में। तो स्पेसिफिकली आप देखिए डिफेंसिव शेयर माने जाने वाले एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। ये इंडेक्स थोड़ा आपको दबाव में दिखेगा। वहीं मेटल और सरकारी कंपनियां और बैंक्स, ये तीनों ही मजबूत है। फॉर ए चेंज आज बैंकिंग शेयर, तो वो ट्रेंड वही चल रहा है। एक दिन निफ्टी मजबूत, एक दिन बैंक निफ्टी मजबूत और दूसरे दिन उसका विपरीत, बैंक निफ्टी कमजोर तो निफ्टी मजबूत। तो कुल मिलाकर एक एक दिन दोनों की लीडरशिप वो दोनों ने आपस में तय कर रखी है और वैसा ही कारोबार आज भी होता दिख रहा है। लेकिन मजबूती है अमेरिका में। कल 325 पॉइंट की कमजोरी होने के बाद डाउ फ्यूचर्स आज सुबह से हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक भी बार डाउ फ्यूचर्स ने कमजोरी के संकेत दिए नहीं है। 75 अंक अब भी मजबूत है। हालांकि यूरोप में हल्की फुल्की कमजोरी सुस्ती के साथ कारोबार होता दिख रहा है। तो अब तक का ये कारोबार है जो आपके सामने है। दीप सर, इंतजार किसका कर रहे हैं बाजार? ट्रेडर्स का भरोसा नहीं बन पा रहा है या फिर एफआईज की तरफ से जो हमने कैश में सेलिंग देखी उसका डर है? क्योंकि अगर ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हों, एक दिन की गिरावट के बाद बाउंस बैक भी आपको ग्लोबल मार्केट्स दे रहे हों और अब 5 बार अगर अहम सपोर्ट्स बाजार ने डिफेंड करे हों, तो फिर क्या होल्ड बैक कर रहा है बाजार को? या फिर इसलिए कि वीकेंड है, केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं दीप, ये सब चीज का किसी का इंतजार है ही नहीं। इंतजार 2-3 चीजों का है और वो 2-3 चीजें मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं। जनरल न्यूज चैनल पे ये खबरें आना बंद हो जाए कि कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड आ रहे हैं। ये 3-3.25 लाख के केसेज जो रोज आ रहे हैं वो 2 लाख के अंदर आ जाएं। इंतजार इस बात का है कि जनरल न्यूज चैनल पे ये खबरें बंद हो जाए कि रेमडेसिविर नहीं मिल रही है। इंतजार इस बात का है कि ये खबरें बंद हो जाए कि ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत है, मारामारी हो रही है, लूटी जा रही है, हॉस्पिटल्स लड़ रहे हैं, सरकारें लड़ रही है, वो बंद हो जाए। इंतजार इस बात का है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, ये खबरें कम। ये सब नहीं चाहिए, बाकी तो अपने आप बढ़ जाएगा बाजार। बाजार की चिंता कोई ना करे, बाजार को पता है कहां जाना है, कब जाना है। बस ये जो चीजें बाजार को रोक रही है वो बाजार के बाहर की है। अनडाउटेडली, बिल्कुल आप माने ना माने, बाजार में कोरोना का डर है। और हमेशा जैसे छुट्टी का दिन आता है, वीकेंड आता है, ये डर बढ़ जाता है कि सोमवार को अब आना है, 2 दिन के बाद पता नहीं क्या हो, नंबर क्या आएंगे भगवान जाने, कुछ और रेस्ट्रिक्शंस आ गए तो। अच्छा, जब है ना बात करते थे तो लोग आपस में यही बात करते, अरे पूरे देश में तो लॉकडाउन नहीं लग जाएगा, कोई अच्छा मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं आ जाएगी, कुछ बड़ा एक्शन तो, मतलब कोई अच्छी बात करता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए जो वो डर है ना, वो डर जैसे ऊपर के लेवल पर मार्केट आता है वो आपका थोड़ा डर हावी होता है। और जैसे थोड़ी सी दूसरी और प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक मार्केट वाले ना उनका दिल थोड़ा मतलब मजबूत भी कम होता है। बार बार रोज रोज ऊपर नीचे देखते हैं ना, तो होता क्या है, जैसे 50 पॉइंट एकदम से निफ्टी अगर नीचे आया ना, और कुछ तो आ रहा है, वो जो डर है वो बाजारों को बढ़ने नहीं दे रहा। तो दीप बहुत क्लियर कट है, जिस चीज का इंतजार है वो चीज ये है, या तो ये आंकड़े और बढ़ जाए
तो हमें पता है कि 14,200 तोड़ के नीचे जाना है 13,800 की तरफ, वो समझ में आ जाए, जो हम नहीं चाहते। दूसरा ये कि ये आंकड़े ठीक हो जाए भाई, मतलब ऐसा नहीं कि कल के कल या अगले हफ्ते कोरोना खत्म हो जाएगा देश में से, दुनिया में से, लेकिन भाई 2 लाख में आ जाओ, 1.5 लाख तक आ जाओ, मतलब हमारे मैनेजेबल कैपेसिटी में आ जाओ, जहां पे ऐसा नहीं लगे कि मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, और जहां ये मारामारी ना हो कि ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, तो फिर बाजार वापस बढ़ जाएगा और वहां से तेज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना मतलब बिल्कुल खत्म हो जाए उसके बाद बाजार बढ़ेंगे। एक बार 3-3.25 लाख का आंकड़ा देखने के बाद अगर आप 2 के नीचे भी आ जाते हैं और ये समस्याएं जो आपको स्केर्सिटी दिख रही है सारी, ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की, वो भी खत्म हो जाए ना, तब भी बाजार भाग जाएंगे। तो दोनों में से क्या पहले होगा इसका अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन एक चीज मुझे पक्का पता है कि दूसरी चीज होगी तो सही। अब वो सोमवार को हो जाती है या इसके लिए 4-5 सोमवार और लगेंगे, महीना 1.5 महीना और लगेगा, वो देखने वाली बात है। और अगर 2 दिन में हो जाए, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। मार्केट अगले हफ्ते आपको बहुत भरपूर अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं, और अगर वो नहीं होती, 2-4 हफ्ते लगते हैं, तो 2-4 हफ्तों तक हो सकता है आप एक बार 13,500, 13,800 आ जाएं, और उसके बाद वापस आपको 14,500 भी देखना है और 15,500 भी देखना है। तो बढ़ना तो पक्का है, गिर कर बढ़ना है या सीधा बढ़ना है, इस सवाल का जवाब शायद सोमवार मंगलवार को मिले दीप, आज तो नहीं है अपने पास। आज तो नहीं है सर, वही है, थोड़ा वीकेंड आ रहा है और केसेस इस तरह से है, एक डर बैठा हुआ है, बट बाजार सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स लगातार सपोर्ट दिखा रहे हैं, जो अनिल जी भी आपको बता रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। इस बीच एबी मनी, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में ठीक ठाक बढ़त हुई है, 44.5 करोड़ से बढ़कर आय 49 करोड़ की आई है, बट मुनाफा देखिए 2.8 करोड़ से बढ़कर 3.6 करोड़ से आया है। छोटी कंपनी है तो फिगर्स अगर आप वैसे देखेंगे तो 2.8 करोड़ से 3.6 करोड़ से हुआ है, बट परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो अच्छी बढ़त दिखा रहा है, और आय में भी अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो लगभग 10% की बढ़त आपने देखी है। तो एबी मनी और उस पर स्टॉक रिएक्ट भी आपको करते हुए दिख रहा है। पर आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बंसल जी, किरण जी, विश्वेश जी, वागले साहब एंड ऑफ कोर्स आशु जी भी हमारे साथ हैं। और शुरुआत करते हैं बिगुल किरण के कमाल का। किरण जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और अनिल जी आपको बहुत बहुत बधाई, एक ट्विटर पे बड़े फैमिली का एक बड़ा लेवल पार करते हुए आपने आज आपने वो लेवल पार किया, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। अभी बाय करना है बीपीसीएल। थैंक यू किरण जी, थैंक यू। यस अनिल जी, बीपीसीएल बाय करना है। अभी 423, 24, 423, 40 का रेट है। मेरा मानना है कि 418 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इधर काफी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस बने थे और उधर वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि अगले हफ्ते उसको लगभग 437, 440 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। सो 3 से 4 दिन का व्यू रखना चाहिए और ये टारगेट्स के लिए प्लान करना चाहिए। सेल में करें खरीदारी। ओके, बीपीसीएल में करें खरीदारी 418 के स्टॉप लॉस के साथ। 437 और 440 दो टारगेट के लिए यहां पर तेजी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे और इवेंट्स जो आपके रडार पर होनी चाहिए इस वीकेंड के लिहाज से भी और अगले हफ्ते के शुरुआत के लिहाज से। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उन सभी इवेंट्स के बारे में। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून। शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून। एचसीएल टेक और एमएनएम फाइनेंस दोनों कंपनी के नंबर्स पर आज के लिए फोकस रहेगा। इसके अलावा कल निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे और साथ ही फंड जुटाने पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। कल्याण ज्वेलर्स कंपनी 14 नए शोरूम्स खोल सकती है, ये खबर आती दिखी और इसी के चलते इस पर भी फोकस रखेंगे। स्क्रैपेज पॉलिसी पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है। और अंत में सोमवार के दिन निफ्टी में एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा और वायदा
बाजार में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैश में कैस्ट्रॉल, एसबीआई कार्ड्स, डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों के नतीजों पर नजर रहेगी। वहीं सागर सीमेंट सब्सिडरी के मर्जर पर एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। मैग्मा फिनकॉर्प पर फोकस रखिएगा। ओपन ऑफर बंद होता दिखेगा। दाम 70 रुपए प्रति शेयर है। आधार पुनावाला की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग कंट्रोलिंग हिस्सा इस कंपनी में लेगी, जिसके चलते फोकस में रहेगा। वहीं सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक की आखिरी तारीख होगी। दाम इसके 320 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। तो सोमवार के दिन के लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रहेगी। ओके, तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर और ढेरों अर्निंग्स भी आना बाकी है। आइए आज के खबरों वाले शेयर्स और कुछ अर्निंग्स जो ऑलरेडी आ चुकी हैं उसके बारे में जाने। वरुण हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, एबी मनी के अर्निंग के बारे में तो आपने बात कर ली। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक यहाँ पे नजर है, क्योंकि आरबीआई ने अतानु चक्रवर्ती को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, तो ये खबर है। इसके अलावा इन्फोएज, सुबह से बाजार में लगातार ये खबर चल रही है कि जोमेटो ने आईपीओ के लिए फाइलिंग कर दी है, डीआरएचपी फाइल कर दिया, लेकिन उनके तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया कि कोई भी डीआरएचपी हमने अभी फाइल नहीं की है। इस खबर का इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है। टाइटन, इस कंपनी की एक सब्सिडरी है टाइटन इंजीनियरिंग, उसने यूएसए में टाइटन इंजीनियरिंग नाम से एक और सब्सिडरी का गठन किया है। दरअसल एरोस्पेस और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम जो है ये कंपनी यूएसए में करेगी। इसके अलावा कैप्टन पॉइंट यूएसएफडीए से एक दवा के लिए इसको मंजूरी मिली है। एलेम्बिक फार्मा को डिप्रेशन की दवा के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। ओएनजीसी शेल्फ ड्रिलिंग के साथ 3 साल के लिए इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और डीसीबी बैंक टेक फिनो कैपिटल में इसने हिस्सा खरीदा है। ये खबर वैसे तो कल आ चुकी थी कि हिस्सा खरीदा है, लेकिन कितना हिस्सा खरीदा और कितने में खरीदा है ये खबर आ जाई है। 9.1% हिस्सा खरीदा है। छोटी खरीदारी है, 60 लाख में हिस्सा खरीदा गया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। शुक्रिया वरुण, ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेरों एक्शन आ रहा है स्टॉक्स में। बैंक्स में हमने आज दोनों तरफ का मूवमेंट आते हुए देखा है, वहां पर आप करिए फोकस। आज थोड़ी मुनाफा वसूली फार्मा स्टॉक्स में होती हुई दिख रही है। तो डॉक्टर रेड्डीज 3% नीचे आते हुए दिखा है। लुपिन भी सुबह से थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। टोरेंट फार्मा में गिरावट है। हेल्थ केयर से देखें तो डॉक्टर लाल भी गिरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ग्लेनमार्क भी गिरा हुआ है। तो थोड़ी मुनाफा वसूली फार्मा में आती हुई दिख रही है। ऑटोज में हल्की सी आपको कमजोरी दिखेगी, बट मेटल्स फ्रंट एंड सेंटर, कुछ फाइनेंशियल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं जहां तक कुछ बैंक्स का भी सवाल है। तो आइए कुछ एक्शन की बात करें। इस समय एक मिड कैप बैंक जो बढ़िया एक्शन में दिख रहा है, सिटी यूनियन बैंक। इस पर विश्वेश जी की राय लेना चाहूंगा। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। सिटी यूनियन बैंक 4.5% ऊपर है। 2 ही सीरीज हुई हैं इसको वायदा कारोबार में आए हुए। बताएं कैसा एक्शन देख रहे हैं इस पे। दीपांशु, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग एज अ स्पेस बहुत ही अच्छा करना चाहिए आने वाले एटलीस्ट एक वीक में। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। और जहां तक सीयूबी की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही स्टॉक 168 के ऊपर जाएगा 180 तक ऊपर जाना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर 164 की ओर आता है तो विद 160 एज अ स्टॉप लॉस 180 के टारगेट के लिए मुझे लगता है सिटी यूनियन बैंक बाय करना चाहिए। नजर रखिए, सिटी यूनियन बैंक मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। वायदो कारोबार में भी काफी एक्टिव हो रहा है ये काउंटर। आईसीआईसीआई प्रू हमने देखा था लास्ट वीक नतीजों के बाद, इस हफ्ते ही नतीजों के बाद इसमें एक बड़ी उछाल आई थी और आज अपनी गेंस एक्सटेंड करते हुए दिख रहा है। वागे साहब, आईसीआईसीआई प्रू पर अब फ्रेश राय दें। 500 के ऊपर है काउंटर सर। आफ्टरनून दीपांशु, मुझे इसमें स्ट्रेंथ लग रही है। शायद ये मार्केट के माहौल में थोड़ा चौकीनेस है तो 507 508 तक नीचे में आ सकता है, लेकिन वहां पर बाय करके ही चलना चाहिए। मुझे लगता है ये सूनर देन लेटर 530 535 तक जा सकता है अगले कुछ दिनों में। 500 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू पर राय। आइए आशु सर भी हमारे साथ हैं। आशु सर, बताएं बाजार पे क्या है व्यू आपका इस वक्त? अनिल जी, मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो भी आप कह रहे थे ना, बिल्कुल मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था और बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया कि कभी इधर चला उधर चला। अनिल जी, वो सुबह भी मैं आपको सुन रहा था, मतलब 5-6 बार जो लेवल
अनिल जी पहली बार के बाद ही आइडेंटिफाई कर दिए थे कि 14,900 15,000 पे लगेगा कि भागा, और 14,200 300 पे लगेगा गया, और दोनों चीजें नहीं हुई। और बिल्कुल आपने ठीक बोला, 5-6 बार हो चुका है और कहीं पे भी नहीं जा रहा। और मुझे अभी भी लग रहा है अनिल जी, क्योंकि देखिए दो चीजें आपने जो बोली ना अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये 2.5 से 3 लाख केस हम अब्जॉर्ब कर चुके हैं मार्केट के अंदर। तो अब मतलब अगर 2 से नीचे भी आता है तो वो पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन क्या वो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है? ओवरऑल पॉजिटिव नहीं है। तो ये मार्केट अनिल की ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ेगी तो एक नीचे का डिप फिर और मिलेगा आपको, एक डिप मिलेगा। अगर इस तरह की कोई न्यूज आती है तो फिर एक वो मंडे गैप अप ओपनिंग हो सकती है, किसी भी दिन वो गैप अप ओपनिंग हो सकती है जब वो लगेगा कि क्या वो प्लेटू हो रहा है, क्या जो केसेस हैं। बट अनिल जी ग्राउंड में तो अभी मतलब इस बार का डर जरा डिफरेंट तरह का है अनिल जी, क्योंकि ना बहुत लोग डिसओरिएंटेड और डिसइंटीग्रेटेड हो रहे हैं। बिकॉज हर घर में, हर दोस्त में, हर फैमिली में, मतलब अपने आसपास जो पिछली बार भी हुआ था अनिल जी वो बहुत डिफरेंट चीज थी, जो आज हो रहा है वो डिफरेंट चीज है। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो एक मार्केट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यस अनिल जी, एक स्पाइक जरूर आएगा। उस स्पाइक को खेलने के लिए अनिल जी एक स्प्रेड है जो मैं अभी देना चाहूंगा, और नीचे का भी एक स्प्रेड है जो मैं आज मतलब दोनों का कॉल और पुट दोनों बना के चलने चाहिए अनिल जी इस मार्केट में। तो अभी आप बोलेंगे तो मैं शेयर करूंगा, बट अभी भी मार्केट अनिल जी वो रेंज में लगता है, लेकिन है अनिल जी बहुत कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट मार्केट है। पार्टिसिपेशन लो हो गई है। अभी दीपांशु ने फार्मा की बात की, और अनिल जी इतने स्मार्टली ये चीज हो रही है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर होता है ना उसमें भी देखिए, उसमें एक लेवल के बाद डिलीवरी तो ली नहीं जाती किसी से, वो ट्रेडिंग प्ले बनता है, ट्रेडिंग में पैसे भी बनते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके उसमें कहीं ट्रैपिंग भी होती है। तो आप देखिए अगले 5 दिन के लिए आईटी में पहले हुई, और अब थोड़ी सी फार्मा में भी नजर आ रही है कि जो ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं एक, क्योंकि अनिल जी वो एक्सपायरी है, एक्सपायरी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अनिल जी नॉर्मल केस की एक्सपायरी होती ना, ये कोविड के बॉटम्स या डिप्स नहीं आते तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स और भी होने थे, लेकिन वो अनिल जी वो इंटरमिटेंट एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और वो क्योंकि मार्केट पहले ही लाइट हो चुका है, रीजन बीइंग कि इतना डर है, तो अनिल जी सौदा ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और उसका एक अनिल जी प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूं, टिस्को 3 दिन पहले एक कॉल थी, हमने बोला था कि एज गुड एज फ्यूचर पे एक बुल स्प्रेड बनाया था 1:1। अनिल जी आज वो कल भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में देके गया, आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट में देके गया। जिस दिन सेठी साहब ने भी दिया था अनिल जी, बहुत बढ़िया कॉल थी। लेकिन अनिल जी ऐसे डिप्स में और ऐसी मूवमेंट में, कल जब 200 पॉइंट नीचे खुला या परसों, तो ऐसे में आप ट्रेड ले जा नहीं सकते। तो ये बहुत डिफिकल्ट मार्केट है आम ट्रेडर के लिए, क्योंकि जब जैसी वो 14,200-300 का पैनिक आता है तो अनिल जी अगला भाव 13,800 ही नजर आता है, उससे ऊपर कुछ नजर ही नहीं आता, तो उस डर से सौदा कट जाता है। तो अनिल जी थोड़ा डिफिकल्ट मार्केट है। अब आप कहें तो अनिल जी दोनों चीजें कि कोविड में 2 लाख से कम होते हैं या खराब होता है, तो उसके लिए स्प्रेड है। तो मैं आपके पास स्प्रेड के लिए आ रहा हूं, उससे पहले एक छोटा सा बिगुल जल्दी से विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी क्या करना है। पहले तो अनिल जी मेरी ओर से आशु जी को पूछना कि आखिर कहना क्या चाहते हो, तो क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और जहां तक मार्केट की बात है अनिल जी, मुझे लग रहा है कि स्टॉक इस बात में एक मिनट विश्वेश जी एक मिनट विश्वेश जी सुनिए, इस मामले में मैं आशु जी के साथ हूं आज। आमतौर पर मैं साथ में नहीं होता आमतौर पर, लेकिन आशु जी ने स्टेटमेंट की शुरुआत ही पहले एक सेंटेंस से की कि बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर उनके सारा कुछ बोलने के बाद 4 मिनट बाद आप कंफ्यूज रहे तो इसका मतलब आशु जी सफल हुए, इसका मतलब ये है। तो ये क्रेडिट पूरी आशीष जी को जाएगी। बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट कहा कि मार्केट कंफ्यूजिंग है, और अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिला तो मार्केट यही कह रहा है। तो इस मामले में इस बार मैं आशीष जी के पूरा 100% साथ हूं। अब बताएं सर, आपकी पिक बताइए जी। अनिल जी मतलब अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल वे टू से इन माय ओपिनियन इज रेंज बाउंड। आई थिंक दैट इज अ सिंपलेस्ट वे। बट अभी मुझे लग रहा है अनिल जी जो सेल ऑफ आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, दिस इज माय अंडरलाइंग व्यू। हमने लॉन्ग भी किया, शॉर्ट भी किया। 36,000 पे बैंक निफ्टी लॉन्ग किया, 30,000 का व्यू था। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 25,000 के नीचे जा रहा है, निफ्टी 13,600 जा रहा है। और आज फॉर द फर्स्ट टाइम उस तरह के कुछ सिग्नेचर आ रहे हैं कि हम 14,200 क्लोजिंग बेसिस भी तोड़ देंगे आज या मंडे, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो शॉर्ट करना है HCL टेक
फ्यूचर में भी 952 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आईटी एज अ स्पेस में मेजर डबल टॉप हुए। टाटा टेक महिंद्रा टूट रहा है, इन्फोसिस टूट रहा है, और HCL टेक में बहुत ही ब्यूटीफुल 1050 के आसपास डबल टॉप बने हैं। मुझे लगता है कि HCL टेक बहुत ज़ोर से यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, तो करंट लेवल पे शॉर्ट करें, और शॉर्ट करने के साथ मुझे लग रहा है कि एज एन आईटी जब पूरा पैक नीचे जा रहा है तो ये सबसे तेज़ गिरना चाहिए। 930 और 900 के टारगेट होंगे HCL टेक में, स्टॉप लॉस होगा 970 का। के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय HCL टेक में। अच्छी खासी कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं। देखते हैं आज की क्लोजिंग क्या होती है, मेक और ब्रेक, और हफ्ते वाली क्लोजिंग भी है, तो देखते हैं कहां जाकर हम बंद होते हैं। आइए अगला बिगुल आपके लिए आशु जी की तरफ से आ रही है स्प्रेड की स्ट्रेटेजी, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी, हाँ अनिल जी, एक ये विश्वेश का क्वेश्चन अच्छा था, तो मैं इसका डेफिनेटली आंसर देना चाहूंगा। अनिल जी, एक ऐसा टाइम आता है जब मार्केट जेन्युइनली समझ नहीं आती, तो एज एन एनालिस्ट क्या मैं सिर्फ मीडिया पे आता हूं या मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट हूं, ऐसा नहीं होता। वो जेन्युइन एक ऑनेस्ट कन्फेशन होता है कि मार्केट जेन्युइनली समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजिंग है, ऐसे में आपका पैसा लग जाएगा, मार्केट से दूर रहें। इस वक्त अनिल जी सब लोग ना अपनी जान की ज्यादा परवाह करना चाहते हैं, ना कि पैसे कमाने की। और प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल 2020 का जो बैगेज है ना, वो लेके अनिल जी चल रहे हैं 2021 में। वो चीज वो मैं बार बार बोलता हूं, और मैं पहले जनवरी से अनिल जी बोल रहा हूं, और 30 जनवरी का मेरा पहला ट्वीट है कि 2021 में लोग 2020 को ढूंढते रह जाएंगे। और अनिल जी हर लेवल पे, मतलब ये स्टार्टिंग हुई थी PSU बैंक्स कहां से कहां हो जाएंगे, फिर PSUs, फिर NBFCs, फिर PSU स्टॉक्स, फिर उसके बाद पावर स्टॉक्स, और अनिल जी सारे के सारे अगर मैं पोर्टफोलियोज आज देखता हूं ना, पूरे 2021 में आज चौथा महीना चल रहा है, किसी को एग्जिट नहीं मिल रहा, और पब्लिक और जनता फंसते जा रही है। अगर मैं सिर्फ एक फार्मा और 2 स्टॉक 3 स्टॉक मेटल्स के निकाल दूं, तो अनिल जी मेरा बड़ा जो व्यू है वो बिल्कुल यही है कि 2021 में पैसा बनना बहुत मुश्किल है। तो ऊपर के लेवल में, ऊपर अनिल जी रिलेटिव लेवल होता है, तो उसके लिए तो अनिल जी जो स्प्रेड्स देने हैं, तो ये मेरा विश्वेश से आंसर था कि ये कंफ्यूजन मींस ऑनेस्ट कन्फेशन है, और ये तुक्के मारने वाली मार्केट नहीं है कि मतलब कॉल भी ले ले, पुट भी ले ले, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी वो बोलेगा मैं सही, कभी मैं बोलूंगा, या कभी आप बोलेंगे। तो ऐसी वाली मार्केट में अनिल जी कोई क्रेडिबल व्यू नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबल व्यू ये है कि जितना लाइट रहेंगे आपको मौके जरूर मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी नीचे ब्रीच करने के चांसेस पूरे हैं, तो जितना लाइट रहेंगे उतना बेटर है। अनिल जी अभी आपने एक रिकवरी की बात की कि अगर वो 2 लाख केस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं उसका पता नहीं, पर अनिल जी मुझे लगता है कि 14,200 की पुट लेनी चाहिए, और 14,200 की पुट का रेट है अनिल जी अभी 120 रुपए के करीब, 119-20 के करीब, और 14,000 की अनिल जी 70 रुपए की है, और वो 2 बेचनी है। तो अनिल जी 120 की लेके 70 की 2 बेचते हैं, 40 रुपए, 140 रुपए, तो मैं 20 रुपए का क्रेडिट आ जाता है मेरे पास, और मैं 13,800 तक सेफ हूं। सो अनिल जी अगले 4 दिन के लिए मुझे लगता है 14,000 नहीं टूटेगा। फिर अनिल जी मैं व्यू दे रहा हूं, मुझे लगता है अगले 4 दिन तक 14,000 नहीं टूटेगा, लेकिन अनिल जी चांसेस नीचे के बिल्कुल बने हुए हैं, क्योंकि ये सिचुएशन इतनी जल्दी संभलती लग नहीं रही है। और अनिल जी अगर ऊपर जाता है या नहीं नीचे जाता, तो आपको तो 20 रुपए मिलते ही हैं, और 13,800 अनिल जी बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि मुझे 14,000 ब्रीच करता हुआ नहीं लग रहा इन स्पाइट ऑफ बीइंग नेगेटिव। तो अनिल जी एक पुट लेनी है 14,200 की, जिसका भाव है 119-20, 2 बेचनी है 14,000 की, जिसका भाव है 70 रुपए, 20 रुपए आपको क्रेडिट आ जाता है, 13,800 तक सेफ है। अगर कोई पैनिक डिप फिर आता है, तो ये जो 20 रुपए हैं, ये आपको 60, 70, 100 रुपए भी मिल सकते हैं आराम। ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आशु सर की तरफ से। 14,200 का पुट खरीदिए और 14,000 के 2 बेचिए, और यहां पर 20 रुपए की क्रेडिट आएगी, 14,000 तक का व्यू बनता है नीचे की तरफ, यानी कि यहां से करीबन 350, 350 पॉइंट इस एक्सपायरी तक के लिए। आइए बढ़ते आगे, और अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी मुझे बेचना है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोज वीक है और मार्केट होल्ड भी कर रहा है, तो मल्टीपल बॉटम्स महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 787 में ब्रेक किया है, अभी 783, 84 है, यहाँ पर बेचे 87 तक और बेचे, 791 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरे को 768 का टारगेट दिखता है, जो यहाँ से 2% की मूव है, जो मेरे हिसाब से आज या मंडे मॉर्निंग तक आई।
ओके, 768 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करें महिंद्रा एंड महिंद्रा में 799 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला बिगुल है कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे खरीदारी की राय है और यहाँ पर 682 का स्टॉप लॉस लगाना है। 703 से लेकर 705 के टारगेट के लिए खरीदना है, बट साथ में जब ये स्टॉक्स है 693 के लेवल्स तोड़े, जब तोड़ के उसको ऊपर निकले तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे लेके आना है। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ पर खरीदारी की राय। हम देख रहे हैं सुबह से इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ी जान बनी हुई है। आईसीआईसीआई प्रू की अभी हम बात कर रहे थे, एसबीआई लाइफ पर सुबह आपके पास 2 कॉल्स आई हैं और अब एचडीएफसी लाइफ डेज हाई पर बंसल जी को है पसंद। आइए देखते हैं जय ठक्कर को क्या पसंद है। स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, खरीदना है टाइटन का 1440 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, 15 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसको खरीदना है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो है 21 का, सेकेंड टारगेट बनेगा 24 का। 21 एंड 24 ये 2 टारगेट्स के लिए टाइटन का 1440 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। देखिए, जो स्टॉक को गिरना है ये मार्केट में वो गिर ही रहे। जैसे मैंने परसों टेक महिंद्रा दिया था पुट ऑप्शन, वहां पे टारगेट्स हासिल हुए और वो स्टॉक कल के तेजी में भी, कल रिकवरी आई फिर भी वो ऊपर नहीं गया। सो तब से मैं आईटी में बेरिश हूँ ट्यूसडे से, एंड टेक महिंद्रा तभी बिकवाली की सलाह दी थी पुट ऑप्शन के थ्रू, और टाइटन भी वीक लग रहा है। तो मार्केट में अगर बाउंस बैक आता भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटन में डिफिकल्टी रहेगी ऊपर आने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटन में नीचे के जो लेवल्स दीप हमें देखने मिलेंगे लगभग 1380 तक के हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, चाहे ये एक्सपायरी के नेक्स्ट पे देखने मिले, एंड इमीडिएट बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 14, 20, 25 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो टाइटन पर आ रही है गिरावट। कुछ और दिग्गज निफ्टी के स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार फिर से फिसलते हुए दिख रहे हैं, बल्कि अब निफ्टी डेज लो के करीब वापस आते हुए दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दबाव बनते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ऑफकोर्स इंडेक्स पर प्रेशर आ रहा है। पर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस समय कमजोरी बनी हुई है। जहां तक आईटी स्टॉक्स का सवाल है, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन सभी स्टॉक्स पर आपको गिरावट दिखेगी। इसके साथ ही अगर आप देखें फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन है और बैंक्स भी अब वीक होते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% नीचे है, उस पर नजर रखिए। एचयूएल भी 1% की गिरावट, 1.5% की बल्कि गिरावट दिखा रहा है। तो इन दिग्गज स्टॉक्स पर वीकनेस की वजह से निफ्टी पर प्रेशर बन रहा है। पर आइए एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करिए। अभी भी विश्वेश जी ने सेल कॉल भी दिया है, इसके नतीजों का इंतजार है। यूजुअली बाजार खुलने से पहले आ जाते हैं, पर इस बार बाजार बंद होने के बाद आएंगे आज शाम को। देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी से क्या अनुमान लगाया जा रहा है। कुशल वरुण हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के लिए क्या अनुमान है। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। देखिए दीप, ग्रोथ तो रहेगी इस कंपनी में, लेकिन मार्जिन्स को शायद ये कंपनी डिफेंड नहीं कर पाएगी। और अब तक जितने भी दिग्गज आईटी कंपनीज खासकर हमने देखा है वहाँ पे इसी तरह के नतीजे देखने मिले हैं। एचसीएल टेक, हमारा अनुमान है रेवेन्यूज करीब 2.6% के आसपास बढ़ेगी। जो डॉलर रेवेन्यू है 3.9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। कॉन्स्टेंट करेंसी में 3% के ऊपर की ग्रोथ देखने मिलेगी इस कंपनी में, तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए DWS का जो इस कंपनी ने अधिग्रहण किया था उसका ग्रोथ पे सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि रेवेन्यूज में अच्छा खासा उछाल होगा, लेकिन मार्जिन्स देखिए, एबिटा 14, 14.5% गिरने वाले हैं। मार्जिन्स 23% से गिर के 19.2% पे आएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने देखिए एक मुश्त बोनस दिया था और रुपये अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में थोड़ा मजबूत था, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए मार्जिन्स थोड़े गिरने वाले हैं। मुनाफा भी करीब 23% गिरेगा, 3040 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। आपको नजर रखनी है खासकर इस कंपनी के गाइडेंस पे। FY22 की आई की ग्रोथ गाइडेंस 10 से 12% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। FY22 में आई और मार्जिन की गाइडेंस जो है उसके ऊपर कंपनी क्या अपडेट देती है, इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। और प्रोडक्ट कारोबार पे कंपनी की क्या कमेंट्री है, अधिग्रहण को लेकर कंपनी क्या कमेंट्री देती है, इसके ऊपर नजर रखिए। तो नतीजे तो हमें पता है कि मार्जिन वीक रहने वाले हैं, आय अच्छी रहेगी, लेकिन गाइडेंस खासकर देखना पड़ेगा आगे की अब कंपनी क्या देती है।
तो यह है आपके लिए राय एचसीएल टेक को लेकर। और एचसीएल टेक पर नतीजों के पहले क्या ट्रेड करना है ये तो विश्वेश जी आपको बता ही चुके हैं। शॉर्ट करना है आपको 970 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर आपको लगता है कि नहीं नतीजों के लिहाज से, चूंकि नतीजे बाजार बंद होने के बाद आ जाएंगे, अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करना हो तो विश्वेश जी कोई अच्छा सा ऑप्शन भी ढूंढ कर रखें जो एचसीएल टेक में ट्रेड किया जा सकता है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा वो ऑप्शन लेने के लिए कि कौन सा पुट ऑप्शन हो सकता है जो खरीदा जाए, लेकिन तब तक आइए सेठी साहब से मुलाकात करने का है वक्त। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है आज इरादा, खरीदारी कैश फ्यूचर दोनों? अनिल जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो देखिए बाजार का मूड बहुत खराब है, तो ऐसे में जो एक आज अच्छी चीज हुई है उसको पहले सेलिब्रेट करना है। आपके ट्विटर पे 4 लाख फ्रेंड्स हो गए, उसके लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बट आपकी जो रन रेट है वो बहुत काबिल तारीफ है, और ऐसा चाहता हूँ कि इसी तरह की एक निफ्टी में लगा दे तो मजा आ जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल आपकी बात सही साबित हो, और अवश्य ऐसा होगा, कभी न कभी जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, शुक्रिया। और बाकी अनिल जी देखिए आज की बाजार तो बिल्कुल, मैं अभी आपकी ओपनिंग कमेंट्री फिर सबकी व्यूज सुन रहा था, बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है, एक लेग क्लस्टर डायरेक्शनलेस मार्केट है। तो यहाँ पे मैंने आज 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के रेकमेंड करूंगा खरीदारी के लिए। निफ्टी से हटके 2 कैश मार्केट के स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। बताइए सर, तो दोनों कैश स्टॉक? अनिल जी जो पहला स्टॉक है ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से है। ये सेक्टर के भी अब जो नतीजे आएंगे मुझे लगता है इस क्वार्टर में अच्छे करने चाहिए, और वहां से मैंने एक दमदार कंपनी को पिक किया है, DIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि अभी 111 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये जो स्टॉक है अगर आप बाकी जो हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स है इनसे कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। जो आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखेंगे तो 0.45 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से हमने पिछले क्वार्टर में जो सरकार ने पुश किया है रियल एस्टेट को, जो स्टैम्प ड्यूटी कम करी है, फिर आपके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम है सिस्टम में, तो इन सबको देखते हुए इनका जो कारोबार है वो अच्छा होना चाहिए इस क्वार्टर में। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, 2 रुपए का डिविडेंड दिया। दिसंबर क्वार्टर में नतीजे दमदार थे, 60 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया वर्सेस 14 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर दिसंबर क्वार्टर। मुझे लगता है इस स्टॉक को 110 के लेवल पे खरीदे। 105 का स्टॉप लॉस और 120 का मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म का। ओके, 105 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, ये है आपके लिए राय। GIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की मजबूत है स्टॉक, जिनके ऊपरी स्तरों पर आज ट्रेड करता हुआ यहां पर खरीदारी करने की राय। जब वायदा कारोबार के स्टॉक में थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल हो तो बेहतर है आप कैश मार्केट के स्टॉक पर कर रहे हैं फोकस, ये राय है सेठी साहब की। और इसीलिए आज का दूसरा स्टॉक भी कैश मार्केट का ही। सेठी साहब बताएं कौन सा है वो शेयर? अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है एक दमदार कंपनी है, स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक, जो कभी 295 के लेवल पे ट्रेड करता है। मेटल स्पेस की दिग्गज कंपनी है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिंक और लेड बनाने वाली। चांदी भी बनाती है, सिल्वर बनाती है, सिल्वर की दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंपनी है। एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इन जो भी मेटल्स में है, लेड है और इवन सिल्वर है, सब में एक धुआंधार तेजी चल रही है। सिल्वर तो हम देख रहे हैं 70,000 के आसपास वापिस पहुंच गया है। फंडामेंटल बहुत अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, डेट इक्विटी रेशियो नील है। बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। पिछले साल अभी हाल ही में मतलब अक्टूबर नवंबर में 21 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड दिया है, और भी आगे डिविडेंड, अच्छे डिविडेंड की उम्मीद है। और बाकी इस स्टॉक को आज पिक करने के पीछे कारण है कि ये कंपनी अपने इस तिमाही के नतीजे मंगलवार को डिक्लेयर करने जा रही है। आज के बाद हम सैटरडे संडे के बाद जब मंडे को खुलेंगे तो मुझे लगता है बाजार में थोड़े भी अगर माहौल ठीक रहेगा तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। मेरा इसमें रिजल्ट में, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट, मुझे लगता है रिजल्ट की एंटिसिपेशन में उसके पहले 315 तक लेवल आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 290 रुपए का। तो ये है आपके लिए राय हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करने की। स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार सेठी साहब फिर से बताएं जरा। जी स्टॉप लॉस रहेगा 290 का, जो कि यहाँ से 5 रुपए नीचे का है स्टॉप लॉस। और बाकी टारगेट है मेरा मंगलवार को जो नतीजे आएंगे वहां तक ही 315 रुपए के टारगेट है। बिकॉज मुझे लगता है जो जिंक है, लेड है, सिल्वर में जो दमदार तेजी हुई है
क्वार्टर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। 2200 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, जो पिछले साल 1620 करोड़ का था। तो मार्च क्वार्टर में तो एक तो बेस तो बहुत ही वीक है, बेस तो पिछले साल मार्च में लॉकडाउन था, और ये जो क्वार्टर है इसमें ये सब मेटल्स में एक दमदार तेजी हुई है। तो मुझे लगता है इसका पूरा फायदा रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और वैसे लंबी अवधि में भी मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, और मैंने तो इसको ओरिजिनली 190 रुपए पे आज से 4-6 महीने पहले रेकमेंड करा हुआ है इस स्टॉक को। तो वहां से तो एक बहुत शानदार तेजी ऑलरेडी इस स्टॉक में बनी है। ओके, तो ये है आपके लिए जीआईसी हाउसिंग और हिंदुस्तान जिंक, इन दो शेयरों में खरीदारी करने की राय। हिंदुस्तान जिंक के आएंगे नतीजे मंगलवार को, और मंगलवार तक के लिए आपके लिए टारगेट बनेंगे 315 के, छोटा स्टॉप लॉस 290 के आसपास लगाकर रखें। जीआईसी हाउसिंग पर 105 का स्टॉप लॉस लगाकर रखें 120 के टारगेट के लिए। वायदा कारोबार के शेयरों में मामला थोड़ा गड़बड़ है, और ऐसे में कैश मार्केट के स्टॉक्स पर करें फोकस। ये राय है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती हुई। बाजार दिन के निचले स्तरों की तरफ है, 14,300 के बेहद करीब है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 31,650 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आइए अब वक्त है बिगुल का विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, शॉर्ट करना है और स्टॉक है टाटा स्टील। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील और एज अ सेक्टर कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट की उन्होंने प्रीवियस हाई निकालने की, लेकिन नहीं निकला। और जिस हिसाब से डबल टॉपिश पैटर्न के साथ टाटा स्टील नीचे आ रहा है, मुझे लगता है ये जो सेल ऑफ है ये एक्सेलरेट हो सकता है। और अगर ये वेव बी है, जो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है, तो उस केस में टाटा स्टील 840 तक नीचे आ सकता है। तो टाटा स्टील को करंट लेवल पे शॉर्ट करे। 940 का थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन टारगेट 880 और 840 के है। और उसके साथ साथ मेरा दूसरा ट्रेड है, वो है निफ्टी का 14,000 का पुट लेने का। 70 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। मुझे लगता है 40 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आउट ऑफ द मनी निफ्टी का 14,000 का पुट लेना चाहिए, जिसका टारगेट स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 रुपये होगा। मुझे लगता है कि इट्स बीन अ टू लॉन्ग फॉर अ निफ्टी टू होल्ड 14,200, लेकिन अब जिस स्पीड से सेल ऑफ आ रहा है, जिस स्पीड से स्क्रीन पे मुझे रेड दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेटल, फार्मा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर थे, IT, वो गिर रहे हैं, तो निफ्टी 14,200 नहीं बचेगा, हम जोर से गिरने चाहिए। तो इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट 14,000 का पुट खरीदना है 70 रुपये के आसपास, 40 रुपये का स्टॉप लॉस, 200 रुपये का टारगेट। ओके, तो 14,000 का पुट खरीदे। अभी 300 पॉइंट की गिरावट, यानी कि यहाँ से विश्वेश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार में एक बड़ी गिरावट की तैयारी विश्वेश जी को आती हुई दिख रही है। पर आइए जानते हैं अनिल जी की रीडिंग क्या है इस समय, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है मार्केट एक्शन को लेकर। चलते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, विश्वेश जी तो मार्केट को गिराने के लिए तैयार है सर, पर ग्लोबल क्यूज की जब तक मैं बात करूं, डाउ फ्यूचर्स 50-60 अंक ऊपर ही हैं, तो कल 300-325 अंक गिरने के बाद थोड़ा सा संभले हुए दिख रहे हैं इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स भी ठीक ठाक हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड आउट कर रहे हैं। अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 1.55-1.54 के लेवल के आसपास, वहां पर कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है। यूरोप में हल्की सी सुस्ती है सर, क्योंकि कल अमेरिकी बाजार गिरने से पहले यूरोप के बाजार बंद हो गए थे, पर कोई भारी गिरावट नहीं है। 1/4% से कम की ही गिरावट यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं। और एशिया में हांगकांग 1% ऊपर था, जापान आधा % नीचे था, चीन भी माइल्डली पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक है सर, स्टेबल ही कह सकते हैं। बिल्कुल दीप, ग्लोबल संकेत इतने खराब है नहीं, और भारतीय बाजारों में जो कुछ भी हो रहा है एक्शन, वो डर आपको सिर्फ और सिर्फ वीकेंड सेशन की वजह से है। तो इससे पहले कि मैं निफ्टी के और सारे डेटा बताऊं, दिन के लो लेवल पर निफ्टी है, तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं बताऊं, इससे पहले आप मेरे लिए एक बिगुल बजा दें कल के 2000 का, और उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। अनिल जी के लिए कल के 2000 बताएं सर। डीप शॉर्ट करने की राय है, और नजर मेरी थी, और साथ ही अब विश्वेश जी ने भी जब टाटा स्टील शॉर्ट करने की बात करी थी, तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना दिख रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप देखेंगे तो समस्या नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेटल्स थोड़ा टॉप आउट होने के संकेत दे रहे हैं और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। तो JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जो मेरे रडार पर है शॉर्ट करने के लिए आज से, यहां पर बिकवाली करनी चाहिए। और JSPL में 433 रुपए के आसपास फ्यूचर्स है, 433, 434 यहां पर बेचिए।
अगर क्योंकि आप मार्केट में आज दिन के लो पॉइंट के आसपास बेच रहे हैं तो हो सकता है एक रिकवरी आ जाए और इस रिकवरी में आपको 440 के आसपास आए तब तक और बेचना है ऊपर में। 445 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको 445 का, और नीचे की तरफ का जो टारगेट बनेगा 425 और 415, दो टारगेट के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो JSPL ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करनी है, यहां भी करिए, ऊपर आए तो और बिकवाली कीजिए। 445 का स्टॉप लॉस लगाइए, 425 और 415 तक के टारगेट के लिए। ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक एक एक करके प्रॉफिट बुकिंग दिखाने को तैयार है और यहां पर थोड़ी कमजोरी हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार जरा राय लेकर देखूं विश्वेश जी से। टाटा स्टील तो उन्होंने शॉर्ट किया है। विश्वेश जी, JSPL के चार्ट भी कुछ कमजोरी है या मजबूत है? सर एक चीज़ आप समझिए कि ये सारे स्टॉक्स हैं, ये रिलेंटलेस परफॉर्म कर रहे हैं और अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं फंड मैनेजर हूँ, 1000 करोड़ है मेरे पास और मुझे लग रहा है मार्केट में कुछ डेंजरस है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो बुक करूँगा जहाँ मुझे पैसा आ रहा है। ग्लोबल संकेत के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और मैं क्या बाय करना चाहूँगा, जो गिरा हुआ है, तो शायद ये गिरावट में फाइनेंशियल्स में बाय करूँगा और फार्मा और मेटल से मैं निकलूँगा। तो ये मैं भी सोचूंगा, तो फंड मैनेजर तो हमसे 10 टाइम स्मार्टर होते हैं। तो मुझे लगता है सर मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली शार्पर हो सकती है, एक लिवरेज पोजीशन है और एक्सेस अगर आप देखेंगे तो रिटेल साइड भी मुझे लगता है मेटल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली बन सकती है अनिल जी। तो ये है आपके लिए मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग की राय। अब आइए मैं आपके सामने रख दूं डेटा का एनालिसिस जो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिहाज से। दीप देखिए, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 14,300 के आसपास। एक सेकंड, कहाँ है? हाँ, 14,300। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो सुबह का आपने सवाल पूछा था उसका जवाब अभी आपको मिल रहा है। 14,300 के नीचे हम बंद होंगे तो कमजोर हैं और 14,200 के नीचे बंद होंगे तो हम बहुत खराब हैं। तब हम 13,800 13,500 की बात करेंगे। तो जो सुबह मैंने सेंटेंस सबसे पहले बोला था उसी पर वापस आता हूं। तो अगर हम 14,290 14,300 मतलब 14,300 के आसपास या इसके नीचे बंद होते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो कमजोर क्लोजिंग है। कमजोर हम पहले से ही है और कमजोर क्लोजिंग है। लेकिन 14,200 के नीचे अगर बंद होते हैं तो फिर आपको तेजी की पोजीशन में रहने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। फुल फ्लेज एग्जिट ट्रेडिंग पोजीशन का, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग पोजीशन का 14,200 क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 14,300 का स्टॉप लॉस आपका उस हिसाब से होना चाहिए। तो पहली चीज कमजोरी का संकेत है। दूसरी चीज, 14,300 तोड़ने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या है कि 14,500 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, 14,400 के पुट पर 27 लाख शेयर हैं, 14,300 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि करीबन 80-85 लाख शेयर करीबन आपके पुट पर ऐसे हैं जो आज रिस्क पर हैं और वीकेंड ट्रेडिंग सेशन है। तो ऐसा लग रहा है आज ही 14,250 14,200 की तरफ निफ्टी बढ़ने की तैयारी में है। तो अब अगर 3 बजे तक निफ्टी वापस से 14,325 को पार नहीं कर पाता, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही, तो आप 14,250 14,200 और वर्स्ट केस सिनेरियो में 14,100 तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम करने की राय होगी यहां पर, जिस हिसाब से बाजार थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये ध्यान में रखें। 14,325 के ऊपर निफ्टी वापस से ट्रेड करके टिक जाए 3 बजे के पहले तो फिर आपके लिए ज्यादा समस्या नहीं है। फिर शायद आप क्लोजिंग बेसिस पर 14,300 को बचा पाएंगे और 14,300 आपने क्लोजिंग बेसिस पर बचा दिया तो फिर चिंता की बात नहीं। तो क्लोजिंग के लिहाज से आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो इसलिए ये बेहद अहमियत वाला है कि आप 14,300 को होल्ड करें और उसके ऊपर टिके। अब आइए बैंक निफ्टी 31,500 ये नहीं टूटना चाहिए। 31,400 31,500 आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी की। इसके नीचे जाते ही बैंक निफ्टी आपको 31,000 31,200 की रेंज में आज ही आते हुए दिख सकता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, 31,500 के पुट पर 8 लाख शेयर हैं, 32,000 पर 7 लाख शेयर, तो करीबन आप ये समझिए 22-23 लाख शेयर ऐसे होंगे जो 31,500 के नीचे रिस्क पर आ जाएंगे। तो ये आपकी आखिरी सपोर्ट वाली उम्मीद है। 31,500 होल्ड होता है तब तक ठीक है। फिर भी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर अब भी आप सेफ हैं। जब तक 31,100-200 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आपके लिए रिस्क कम है। तो रिस्क निफ्टी में ज्यादा है, बैंक निफ्टी में कम है, ये ध्यान में रखिए। तो लेकिन ओवरऑल ऊपर की तरफ 32,000 पार करना मुश्किल है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ये है आपके लिए लेवल्स जिन पर ध्यान रखिए। तो देखते हैं 3 बजे तक आप हम साथ में ही हैं, लेकिन फिलहाल तेजी की पोजीशन थोड़ा कम करने के संकेत तो डेफिनेटली आ रहे हैं। वीकेंड सेशन पे कमजोर क्लोजिंग, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद ये ट्रेडर्स का थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिखा रही है, इसलिए थोड़ा सा हल्के रहें तो बेहतर होगा। जी दीप। क्लियर है सर, तो थोड़ा हल्के रहें तो बेहतर रहेगा। वीकेंड सेशन है, थोड़ा बाजार में उससे रिलेटेड फियर है और मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं, तो उसका भी एक्शन आपको बाजार पर आते हुए दिखेगा। तो अनिल जी की स्ट्रैटेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी को डिफेंड करने हैं। पर आशु जी के पास एक कॉल तैयार है, तो बिगुल आशु जी के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु सेल कॉल है आईटीसी पे 205 रुपए पे फ्यूचर चल रहा है दीपांशु, तो 205 रुपए पे आईटीसी को शॉर्ट करना है। और दीपांशु ये वैसे मैं इसको कुछ दिनों से मतलब टारगेट में था, ये भी एक्सपायरी परपेचुअल कैंडिडेट है ही, बट मार्केट के साथ जो रिवर्सल आया उसमें पार्टिसिपेशन नहीं थी। थोड़ा बहुत एफएमसीजी के रिवर्सल में इसको लगा कि मतलब 1-2-3 रुपए का मूवमेंट आया, तो 210 रुपए का स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि अगले 4 दिन में मतलब अगर मार्केट नीचे जाती है और अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो आई थिंक आईटीसी एक सेफ सेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो आईटीसी 204-4-5 रुपए के भाव पे शॉर्ट करना है, 210 का स्टॉप लॉस, जो कि बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये थोड़ा सा शायद मैं एग्रेसिव स्टॉप लॉस दे रहा हूँ इसमें 5 रुपए का ही, और मुझे लगता है कि अगले 4 दिन में 200 रुपए के नीचे का मूव दे देगा। तो आईटीसी एक सेफ सेल है, जरूर इसको शॉर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आशु जी को तो पसंद भी आता है आईटीसी शॉर्ट करना, तो नजर रखिए इस पर। और आईटीसी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, 200 के स्तर भी तोड़ 200 और 200 के नीचे आपको आईटीसी जाते हुए दिख सकता है। तो ये है आशु जी की तरफ से आईटीसी पर बिकवाली की राय। पर आइए नतीजों पर हमारी नज़र है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में तो जान ही लिया, एमएनएम फाइनेंस के भी नतीजों का इंतजार है और वो जानते हैं हम देवांशी के साथ। और देवांशी, सबसे पहले तो बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको। बताएं एमएनएम फाइनेंस क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? थैंक यू दीपांशु। बिल्कुल, थैंक यू दीपांशु। और अब देखिए एमएनएम इसकी बात करें तो इस बार हमने देखा है कि जो मुनाफा है वो आपको क्लियरली बढ़ता हुआ दिखेगा। करीब 100% से भी ज्यादा जो मुनाफा है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन वो केवल इसलिए होगा क्योंकि इस साल या इस तिमाही की अगर हम बात करें तो प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कम होते हुए दिखेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि कोविड के चलते बहुत सारे केसेस थे जो रीस्ट्रक्चरिंग में जाते हुए दिखे थे, तो इस बार भी रीस्ट्रक्चरिंग बुक पर क्लियरली फोकस होगा और साथ ही जो प्रोफोमा एनपीएस हैं उसमें कितनी और ज्यादा प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कुल मिला के जो मुनाफा है वो केवल प्रोविजंस कम होने से होता हुआ दिखेगा, लेकिन जो ब्याज आय है वो करीब 6 से 7% ही बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी में काफी सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है। 95% से लेके 100% तक की कलेक्शन एफिशिएंसी इस तिमाही में आती हुई दिखेगी, लेकिन कमजोर इसलिए रहेंगे क्योंकि इस बार हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो यूज व्हीकल्स है उसकी बिक्री होती हुई नहीं दिखी है। दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर्स की बिक्री है वो थोड़ी सी अच्छी होती हुई दिखी और वहीं से ब्याज में आय से सहारा मिलता हुआ दिखेगा। प्रोविजंस करीब 75% तक घटते हुए दिखेंगे। और अगर हम ओवरऑल एसेट क्वालिटी की बात करें तो जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो इस बार करीब 9% के आसपास रह सकते हैं, पिछली तिमाही में 10% के आसपास थे। और जो नेट एनपीएस है वो भी 6% से कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछली तिमाही में करीब 6.5% तक के नेट एनपीएस थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि केवल जो मुनाफे का नंबर है उसको देख के आप मत जज कीजिएगा, ये भी देखना होगा कि आने वाले समय की कमेंट्री कैसी है, डिमांड कितनी बढ़ती हुई दिख रही है एग्री ट्रैक्टर्स की। लेकिन कुल मिला के जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, प्रोविजंस के चलते इस बार मुनाफे को सहारा मिलेगा। ओके, तो नजर रखते हैं एमएनएम फाइनेंस पर। ओवरऑल नंबर शायद उतने अच्छे नहीं होंगे और कमेंट्री कैसी रहती है ये भी देखना जरूरी होगा। जय, एमएनएम फाइनेंस पर कोई राय? 175 के लेवल्स होल्ड तो कर रहा है, वीक बाजार में भी ठीक ठाक संभला हुआ है स्टॉक इस समय, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं कहूँगा दीप, कल के क्लोजिंग सेशन में तो एमएनएम फाइनेंस पे मैंने कॉल ऑप्शन की खरीदने की राय दी थी और उसके फर्स्ट टारगेट आज अचीव भी हो गया आज के ट्रेडिंग सेशन में। ओवरऑल मुझे तो ऐसा लग रहा है ये स्टॉक को देखकर दीप के इसमें हमें थोड़ा बहुत और बाउंस देखने मिलेगा। मतलब मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि इसमें हमें ऊपर में लगभग 185 188 ये लेवल्स हमें देखने मिलेंगे एमएनएम फाइनेंस में। आज 180 के करीब इसने हाई लगाया था। ऑन द डाउन साइड दीपांशु, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें एक अच्छा आर्ली चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और उसको रिटेस्ट किया है ये स्टॉक ने। एज ऑफ नाउ क्लोजिंग बेसिस पे कुछ ब्रेक नहीं कर रहा, तो मेरा ये मानना है कि 173 के आसपास 173 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है।
185 188 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो बढ़िया स्टॉक। बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बढ़िया स्टॉक है, बट ऑफ कोर्स अर्निंग्स का इंतजार रहेगा इस काउंटर के लिए। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट M&M फाइनेंस पर आपको आते हुए दिख सकता है। फार्मास के लिए आज थोड़ा कमजोरी वाला दिन है, पर उस बीच कैडिला हेल्थ केयर होल्ड आउट कर रहा है और बल्कि एक अच्छी खबर आ रही है। कोरोना के इलाज में एक दवा का इस्तेमाल होता है जिसके लिए इन्हें मंजूरी मिल गई है। भारतीय मेडिकल रेगुलेटर DCGI की तरफ से इन्हें मंजूरी मिली है एक दवाई की जिसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज में होता है, और इसलिए आप कैडिला पर पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं। इसकी पहले भी खबर आ चुकी थी ये कि इसकी इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल हो गया है। पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन ये है एक दवा, पहले भी इस पर खबर आ रही थी इसके ट्रायल्स को लेकर, इसके टेस्ट को लेकर, इसके सब डेटा सबमिशन को लेकर, और अब DCGI की तरफ से इस दवा के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी चुकी है। तो कैडिला हेल्थ केयर पर नजर रखिए। और अनिल जी, बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है कैडिला हेल्थ केयर। आपने भी इस स्टॉक के बारे में बात करी है सर, और बड़ी खबर इस दवाई को लेकर कोरोना के इस्तेमाल होती है सर। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होती दिख रही है कैडिला के लिए, और इसी वजह से हम कैडिला को और स्ट्राइड्स फार्मा इन दो शेयरों को पसंद कर रहे थे। और देखिए दोनों ही शेयर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो कैडिला कोरोना की दवा इलाज में होने वाली दवा का इस्तेमाल, इसके लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मांगी गई है मंजूरी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कैडिला के लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। विश्वेश जी हैं तैयार, अगला बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, शॉर्ट करना है अदानी पोर्ट्स को जो 725 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये वो सारे फैंसी स्टॉक्स हैं जो ऊपर गए थे विद अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम, और वहाँ पे 800-860 में जिस वॉल्यूम के साथ में स्टॉक नीचे आया है ऑलमोस्ट 100 रुपये, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सेस लॉन्ग स्टॉक है। अब अगर मार्केट में नीचे का मुँह आएगा तो ये सब स्टॉक में फोर्स लिक्विडेशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि प्योरली ऑन द बेसिस दैट लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल स्टक और यहाँ से ये जोर से जा सकता है। तो इसीलिए अदानी पोर्ट को शॉर्ट करना है 735 के स्टॉप लॉस के साथ, 700 और 680 के टारगेट के लिए। और 680 ये दो टारगेट के लिए अदानी पोर्ट पर आपके लिए शॉर्ट करने की राय। 735 का स्टॉप लॉस लगाकर फ्यूचर्स को शॉर्ट करें, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। देखते हैं आगे क्या कुछ एक्शन होता है इस वक्त। आइए, लेकिन काफी कुछ बदलाव बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते हुए दिख रहे हैं, और इसे ट्रैक कर रहे हैं वरुण दुबे। बाजार के जाने माने और दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में किन शेयरों को जोड़ा है, किन्हें किया है कम, आइए जानते हैं वरुण से। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, देखिए करीब 12 स्टॉक्स है जिनमें बदलाव किए गए हैं। उसमें से 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है या फिर बेच दिए हैं, और 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। उसमें सबसे आगे तो MCX का काउंटर है, 4.9% अब हिस्सेदारी हो गई है, 3.92% थी, यानी कि करीब करीब 1% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। अगला काउंटर है फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पे मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। जुबिलेंट फार्मा, एग्रोटेक फूड और TV18 ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। तो इससे एक बात तो समझ में आता है कि इनको फार्मा स्टॉक्स काफी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि फोर्टिस हेल्थ केयर और जुबिलेंट फार्मा ये दो फार्मा से रिलेटेड काउंटर्स है हेल्थ केयर से, जहाँ पे इन्होंने हिस्सा बढ़ाया है। अब हिस्सा कम कहाँ किया है, तो एक तो हम सब जानते हैं कि टाइटन ये वो स्टॉक है जहाँ पे इन्होंने अपना हिस्सा कम किया है। 5.32% हिस्सा कम करके अब 5.06% हो गया है। और एक टाटा ग्रुप कंपनी टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी हिस्सा कम किया गया है, 1.12% से कम करके 1.04%, यानी कि टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है उनसे ये अब थोड़े दूर रह रहे हैं, वहाँ पे ये बिकवाली कर रहे हैं। और इसके अलावा VIP इंडस्ट्रीज यहाँ पे 3% के आसपास हिस्सा कम किया गया है, 5.22% से कम करके 2.32%। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जहाँ पे इनकी हिस्सेदारी या तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या तो 1% के नीचे है, क्योंकि देखिए जब भी कंपनियां डिस्क्लोजर देती है तो जो 1% के नीचे रहती है वहाँ की हिस्सेदारी नहीं बताई जाती है। इसके लिए इन स्टॉक्स में अब इनकी हिस्सेदारी कितनी है वो पता नहीं, लेकिन हाँ हिस्सेदारी 1% के नीचे है, इतना पक्का है। और ये वो स्टॉक्स है जिसमें आयन एक्सचेंज सबसे आगे है, 5.29% हिस्सा दिसंबर में था, अब बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है डिस्क्लोजर में। GMR इंफ्रा, फर्स्ट सोर्स और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये सब काउंटर्स ऐसे हैं
जिनमें दिसंबर क्वार्टर में 1% के ऊपर राकेश झुंझुनवाला का हिस्सा था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 1% के ऊपर वाले हिस्से में इनका नाम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वो 4 स्टॉक्स है जहाँ पे या तो इन्होंने हिस्सेदारी पूरी बेची है या फिर 1% के नीचे इनका हिस्सा आ चुका है। आपके लिए दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला और कैसे उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ मिड कैप्स में रोटेट किया है, टाइटन में रोटेट किया है, पर जुबिलेंट फार्मोवा ये एक इंटरेस्टिंग नाम है जहां पर उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाया है। बंसल जी, आज तो ऑफकोर्स थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है जिस तरह से पूरा फार्मा स्पेस नीचे है, बट जब से ये डीमर्ज होकर सेपरेटली लिस्ट हुई है कंपनी तब से अच्छे एक्शन में रही है और उसके बाद एक डिप आया था। उस डिप के बाद इस पूरे अप्रैल के महीने में हमने देखा है कि लगभग 20% की रैली जुबिलेंट फार्मोवा में आई है। बताएं सर, कोई इंटरेस्टिंग लेवल्स इसके लिए आगे जाकर भी ऐसा ही मोमेंटम देख रहे हैं इस काउंटर पर? देखिए दीपांशु, इस स्टॉक के लिए खास बात यह है कि लेवल्स की बात करें तो 785 के ऊपर स्टॉक ने एक बड़े वाला एक रिवर्सल दिखाया है। 785 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो अब धीरे धीरे करके इसको कोई अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है तो करेक्शंस पे बाय करना चाहिए और स्टॉक का 750 एक नीचे में एक अच्छा बेस है, तो करेक्शंस पर बाय करने की राय है। ओके, तो करेक्शंस पर खरीदारी की राय है, पर कोरोना की लड़ाई में कुछ अहम डेवलपमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बिजी दिन रहा है। अब तक 3 मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं कोरोना को लेकर, और अभी 12:30 बजे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मीटिंग थी, वहां से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही हैं। एक तो ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाने के लिए हर कदम उठाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। साथ ही राज्य को इंश्योर करना चाहिए कि एसेंशियल दवाई की होर्डिंग नहीं हो, उनके सप्लाई कंटिन्यूसली जारी रहे, कोई ऐसे जगह पर अटक नहीं जाए सप्लाई जिसकी वजह से दामों में या फिर अवेलेबिलिटी में असर आते हुए दिखे। तो होर्डिंग को लेकर सख्त एक्शन लिया जाए और साथ ही ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की जाए। उसकी सप्लाई, उसकी अवेलेबिलिटी दोनों पर ही इंपॉर्टेंट कदम लेना जरूरी है। तो ये कुछ अहम लाइंस आपके लिए निकल कर आ रही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई थी। थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब भी कुछ इस मीटिंग के बारे में बात करेंगे, तो उसका भी इंतजार है। बट ये कुछ डेवलपमेंट्स प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से आते हुए दिख रहे हैं आपको। चलते हैं जय ठक्कर के पास, बिगुल जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीपांशु, फार्मा स्टॉक्स एक्शन में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि रहेंगे भी, फ्लेवर में तो है ही वो, और फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लुपिन में। सो लुपिन का 1080 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। करीब अभी 18 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में फिर से अपने ब्रेकआउट लेवल को नीचे रिटेस्ट हुआ है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ये अभी नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड ये देना ही है, मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। इसीलिए इसका टारगेट जो ऊपर में अब मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा अग्रेसिव टारगेट दे रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 30 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 36 का सेकंड टारगेट। 18 पे खरीदना है, 30 का फर्स्ट टारगेट, 36 का सेकंड टारगेट, एंड जो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है आपको वो रहेगा 11.5 का, 11.50 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु अभी तो गोइंग फॉरवर्ड हमें 1100 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा। दिस वाज ऑलमोस्ट एक 4th अटेम्प्ट कि वो स्टॉक वहां से रिवर्स हुआ है, और नीचे में ये भी देखने मिल रहा है कि 1050 के आसपास रिवर्स हो रहा है। तो ये जो 50 पॉइंट की रेंज बन चुकी है स्टॉक में, ये दीप इवेंचुअली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए इसका 1080 का कॉल खरीदना है। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन पर 1080 का कॉल खरीदना है। तो यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ फार्मा शेयर्स में मुनाफा वसूली है, बट लुपिन होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं इस पर मूव आती है कि नहीं। एविएशन काउंटर्स, यहाँ पर भी नजर रखिए। जिस तरह से कोरोना के हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन स्पेस पर, ये जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, बताएं क्या चल रहा है कोरोना काल में एविएशन सेक्टर में। दीपांशु, एविएशन सेक्टर की चुनौतियां कम नहीं हो रही। थोड़े दिन पहले हमने आपको जानकारी देकर बताया था कि कैसे सितंबर से लेकर अब तक अगर आप देखें तो एविएशन फ्यूल की कीमतों में 30% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और यात्री संख्या
अब देखिए ये चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि मार्च के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो यात्री संख्या प्रतिदिन है उसमें गिरावट देखने को मिली। और देखिए इसका पीछे स्वाभाविक कारण है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्यों ने अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई दी हैं, और जिस तरीके से जो कोरोना वायरस के नए नए मामले आ रहे हैं सामने, उसके चलते देखिए जो यात्री हैं उन्होंने खुद से जो है अपनी टिकट्स कैंसिल किए हैं, और साथ ही साथ मजबूरन जो एयरलाइन कंपनीज हैं उन्हें भी अपनी फ़्लाइट्स कैंसिलेशन करनी पड़ रही है, जिसके चलते आप देखिए कि इनके जो वॉल्यूम्स हैं इसके ऊपर भारी गिरावट देखने को मिलेगा। अगर आप कंपेयर करके देखें हर तारीख को पिछले महीने के मुकाबले, तो आपको नजर आएगा कि भारी गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए 20 अप्रैल तक का डेटा है मेरे पास, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यात्री प्रतिदिन की संख्या अगर आप देखें तो 41% की गिरावट देखने को मिली। वहीं उड़ानों में करीब 22% की कटौती रही। 19 अप्रैल को देखें तो 31% जो यात्री संख्या है प्रतिदिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उड़ानों में करीब 18% की कटौती रही। सिमिलरली अगर आप देखें तो 17 अप्रैल है, 16 अप्रैल, 14 अप्रैल, तमाम दिनों पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूस एक गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। तो यानी इनका जो फ्यूल कॉस्ट है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम्स है वहाँ पर गिरावट है। और वैसे भी अगर आप देखें तो सरकार ने इन्हें अनुमति दी है केवल 45 से 60% के आसपास जो प्री कोविड क्षमता पर ये कामकाज कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा चुनौती का समय है एयरलाइन कंपनीज के लिए। बिल्कुल चुनौती का समय है इस समय एयरलाइन कंपनीज के लिए, और दबाव भी बन रहा है, तेल के दाम भी बढ़े हैं, यात्रियों के काउंट्स भी गिर रही हैं, और वापस कोरोना की रेस्ट्रिक्शंस भी आती हुई दिख रही हैं। आशु जी, आजकल इंटरग्लोब एविएशन, लंबे समय से आपसे इस पर चर्चा नहीं हुई है, कोई राय सर? इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो कैसा दिख रहा है काउंटर? देखो दीपांशु, इस वक्त क्या स्टेटस ये है कि जो जो चीजें नेगेटिव दिख रही हैं, और वो नेगेटिव प्राइस में नहीं, मतलब अगर अल्टीमेटली आप देखें कि पिछले एक कहां से कहां बढ़ गया, तो क्या एयर ट्रैफिक उतना बड़ा नहीं बढ़ा। तो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना विच आर लॉजिक डिफाइंड। तो आई थिंक उसमें मतलब एक टेम्परेरी व्यू तो मिल सकता है कि मतलब छोटा मोटा इधर उधर, बट अदरवाइज कोई क्रेडिबल व्यू नहीं है। मतलब आप अगर लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो प्राइस में लॉजिक नहीं मिलेगा, और अगर आप सेंसिबल ट्रेड करेंगे उस लॉजिक के बेस पे तो ट्रेड गलत होगा। तो मुझे लगता है कि मैं इन चीजों को ना, अभी जैसे पीवीआर हो गया, इंटरग्लोब हो गया, आई मीन इन चीजों को मैं दूर से वॉच कर रहा हूँ एकेडमिकली, और कोई क्रेडिबल व्यू नहीं है और कुछ ट्रेड नहीं कर रहे हैं दीपांशु। बिल्कुल, तो फिलहाल समय थोड़ा खराब चल रहा है इन काउंटर्स के लिए, और बेस्ट रहेगा कि आप सावधानी से ही इन पर ट्रेड या अपनी पोजीशन बनाए रखें। पर एक काउंटर जहां पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है, GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, देखिए अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। इस साल ज़बरदस्त एक्शन बन चुका है। इस महीने हमने देखा है कि ऑलमोस्ट आपने इस काउंटर पर 15% की रैली आती हुई दिखी है। GSFC क्या चल रहा है, मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। मानसी, GSFC क्या है, इसके लिए ट्रिगर्स? दीपांशु, इस कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। GSFC ने ऑक्सीजन सप्लाई की जो एक ये है शुरू की है। वडोदरा प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन बनाना कंपनी ने शुरू किया है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मुफ्त सप्लाई कर रही है कंपनी। इनफैक्ट पहले से 12 अप्रैल से ही वडोदरा के अस्पतालों में मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाना कंपनी ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें 99.8% शुद्धता वाली करीब 10 टन लिक्विड ऑक्सीजन प्रतिदिन सप्लाई कर रही है कंपनी। प्रतिदिन 200 लीटर के 35 ड्यूरा सिलेंडर सप्लाई करने की कंपनी की योजना है। ड्यूरा सिलेंडर की अहमियत अगर आपको बताएं, एक ड्यूरा सिलेंडर से प्रतिदिन 20 कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति होने की संभावना है, और कंपनी यही कर रही है। 200 लीटर के 35 ड्यूरा सिलेंडर प्रतिदिन सप्लाई करने की योजना बना रही है। 5 दिनों में हमने देखा है GSFC के शेयर में करीब 5% की बढ़त देखी जा चुकी है, और आगे भी, क्योंकि CSR इनिशिएटिव के तौर पर अगर इतना अच्छा कुछ कर रही है कंपनी, योगदान कर रही है, तो हो सकता है कि कंपनी के कारोबार में भी फायदा देखने को मिले, और एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट जो कि दिख भी रहा है आने वाले दिनों में भी दिखे। कंपनी की आय का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, एक बढ़ते क्रम में ही कंपनी की आय लगातार तिमाही दर तिमाही देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है GSFC, जिसकी वजह से एक्शन में है। बिल्कुल, तो GSFC एक्शन में आपको अच्छे दिख रहा है, और फिलहाल भी देखिए डेज हाई पर आपको स्टॉक आते हुए दिखेगा इस समय। किरण जी, जरा GSFC के चार्ट पर नजर डालें सर। पिछले कुछ दिनों से अच्छा ट्रेड दिखा रहा है, यहां से और मूवमेंट देखते हैं, 100 के ऊपर जाते हुए देखते हैं सर।
दीप, चार्ट पैटर्न शानदार है और बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। और इधर मुझे लगता है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका लगभग 90 के आसपास रहना चाहिए। 94 पे ट्रेड है और पहला हर्डल 100 साइकोलॉजिकल है, पर टेक्निकल 103 104 है। ये एक बार निकल जाए तो वापस एक बार एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि पोजिशनली अगर देखा जाए तो 125 126 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 1.5 महीने का व्यू रखना चाहिए। ओके, तो ये है जीएसएफसी पर आई, जहां पर बड़े डेवलपमेंट, बड़े ट्रिगर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आज के सेशन में। बाजार हल्की हल्की रिकवरी निचले स्तरों से दिखाता हुआ 14,325 पर फिर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है 3 बजे के आसपास। ये इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे 3 बजे के आसपास आप पहुंचते हैं, निफ्टी घूम फिर कर वापस 14,300 के ऊपर आने की कोशिश करता है और बैंक निफ्टी भी 31,500 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि खराब क्लोजिंग का मूड नहीं बना है अभी तक, ये एक अच्छा संकेत है। तो 14,300 के आसपास या इसके ऊपर जब तक बंद होते हैं तब तक आप उतनी रिस्क में नहीं है। क्लियर कट आप उतने खराब नहीं है, जितने पहले से कमजोर है उतने ही कमजोर है, एक्स्ट्रा कमजोर नहीं है। आइए, ऐसे में वक्त है आपके लिए एक बेहतरीन पिक का, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर की तरफ से। बताएं जय, क्या करना चाहिए? जी नहीं जी, मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन दिया था अनिल जी, उसके टारगेट्स हासिल हुए थे। अब फिर से कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ। अभी 14,250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 209 के करीब मिल रहा है अनिल जी, वो खरीदना है। इन द मनी कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ अनिल जी, अभी 14,250 के स्ट्राइक का 209 के आसपास है, ये खरीदना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 159 का एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट अनिल जी इसका बनेगा वो है 273 का। सेकंड टारगेट बनेगा 295, 273 एंड 295। ये दो टारगेट्स के लिए इन द मनी कॉल ऑप्शन 14,250 के स्ट्राइक का खरीदेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अवर्ली चार्ट्स पर क्लियरली एक एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न निफ्टी में खत्म हुआ है एंड यहाँ कहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट लेना चाहिए। अनिल जी, आपने राइटली कहा, 14,300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बंद होना बहुत ही अच्छा और मार्केट वो कर रहा है। 14,300 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बंद दे रहा है, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। अगर ये रहता है ऐसे ही 3.5 तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन तक हमें फिर से 425 450 तक के लेवल्स ओपनिंग में शायद देखने मिल जाए निफ्टी में, एंड दैट वुड बी क्वाइट पॉजिटिव। और उसी कारण ये 14,250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ। और डेली चार्ट पर अभी भी अनिल जी ये पैटर्न अभी भी फॉर्म हुई हुई है और मैंने आपको कहा था कि ये मंथली सीरीज में 14,150 के नीचे बंद देखना, ये एज ऑफ नाउ मेरे को लग नहीं रहा है कि 14,150 के नीचे बंद देगा एटलीस्ट ये मंथली सीरीज में नेक्स्ट वीक तक। वो जब तक नहीं होता तब तक मैं ये डिप को यूटिलाइज करूंगा एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो फिलहाल बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बंद 14,350 के नीचे नहीं हो रहा है। जब तक 14,350 के नीचे बंद, 14,250 का कॉल लेना है या 14,350 का? निहाली जी, इन द मनी दिया है मैंने, 14,250 के स्ट्राइक का दिया है 209 पे। 250 राइट, 250 जी, 250 जी जी, यस यस अनिल जी, बिल्कुल। ओके, वंडरफुल। 14,250 का जी, 14,250 का कॉल ऑप्शन 209 रुपए में, 159 का स्टॉप लॉस, 273 और 295 के टारगेट के लिए। वही रेंज के लोअर एंड पर वापस से थोड़ी थोड़ी खरीदारी आने के चांसेस भी आते हुए आपको नजर आ रहे हैं इस बीच। तो ये आपके लिए एक्शन है। आइए, एक बुल स्प्रेड देने के लिए आशु सर तैयार है, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, तो थोड़ा सा व्यू सिमिलर टू जय है, और जो मैंने पहले भी बीएस स्प्रेड दिया अनिल जी, वो इसलिए दिया कि एक इंश्योरेंस हाथ में होनी चाहिए और वो एक अच्छी इंश्योरेंस है। क्रेडिट पे दिया अनिल जी, जिसमें 20 रुपए आपको मरते क्रेडिट मिला है और कोई टेंशन नहीं है 13,800 तक। बट अनिल जी, एक और भी चीज है जो मैंने कहा, जिस कंफ्यूजन में, क्योंकि ये मार्केट मंडे को अनिल जी अगर ये केसेस 50,000 लाख कम हो गए या कुछ भी स्टेबिलिटी आई तो आपको 200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप भी खुलेगा। तो उसको लेना कैसे अनिल जी? लेके कम पैसे में और कम रिस्क लेके, क्योंकि मतलब एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी होगी और इसमें डेटा काम नहीं करेगा अनिल जी, सैटरडे संडे के न्यूज फ्लो काम करेंगे। और ये न्यूज फ्लो ऐसे हैं जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट आपके और मेरे कंट्रोल में क्या है कि हम किसी लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड वाला ट्रेड कर सके। तो अनिल जी, लेकिन मुझे आउट ऑफ द मनी कॉल लेना है, और लेना 14,400 का। 14,400 का जो अनिल जी कॉल है, उसका भाव चल रहा है 138 रुपए।
अनिल जी जो 14,400 का कॉल है उसका भाव है 38 रुपए, ये एक लेना है, और 14,600 के अनिल जी 2 बेचने हैं जिसका भाव चल रहा है 57 रुपए। तो अनिल जी जो उसकी कॉस्ट आती है ना वो 24 से 25 रुपए आती है। तो आप 25 रुपए लगा के अनिल जी मान लीजिए 14,425 पे निफ्टी लॉन्ग खड़े हो जाते हैं और सेफ कहां तक है 14,800 तक। तो अनिल जी इस एक्सपायरी में जो हमने देखा अनिल जी जितने बार डिप्स आए वहां से रिकवरी भी आती है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग हो, क्योंकि अनिल जी जो खराब है वो तो सबको पता है, आपको मेरे को पता है, खराब हो भी सकता है, उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं कि लेना कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो रिवर्सल आता है और अनिल जी वो ट्रेडिंग रिवर्सल होगा, उस ट्रेडिंग रिवर्सल के लिए क्या करना है, मैं अभी भी स्टॉक्स लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं अनिल जी, क्योंकि 2 दिन चलेंगे फिर वो कहीं ना कहीं थम जाएंगे। तो इस रिवर्सल के लिए अनिल जी ये मेरे पास मतलब जो हम ये शेयर कर रहे हैं कि 14,400 का एक कॉल लीजिए, 14,600 के 2 बेचिए अनिल जी, सिर्फ 25 रुपए कॉस्ट है, नीचे का रिस्क है ही नहीं बिल्कुल, और ऊपर में अनिल जी 14,800 तक आप सेफ हैं। मुझे लगता है कि अगर 200 पॉइंट की भी रिकवरी आती है तो अनिल जी इन द मनी हो जाएगा और बहुत प्यारा प्रॉफिट मिलेगा इस ट्रेड के साथ। और मैं अभी भी व्यू कर रहा हूं अनिल जी, मुझे 14,000 टूटते हुए नहीं लग रहा। वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सब तैयारी में बैठे हुए हैं, सबको ये नेगेटिव नजर आया। जब ज्यादा मंदी तब अनिल जी 6 बार रिवर्सल क्यों हुआ, क्योंकि प्रिपरेशन में बैठे हुए हैं। ये कोविड आपको मेरे को सारी दुनिया को पता है, 2.5 लाख केसेस पता है, ऑक्सीजन नहीं है पता है, मैं ये सिनेरियो अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट का रिएक्शन इस पे इसलिए क्योंकि सब कुछ पता है। अब कोई नई चीज और खराब निकल के आएगी और तो उससे खराब होगा, अदरवाइज इसी रेंज में रहेगा। ठीक बात है। तो जो पता है उस पर बाजार का रिएक्शन नहीं, सारी नेगेटिव खबरें पता है और रिकवरी होगी ये भी पता है, लेकिन वही है कि रिकवरी होने के पहले कुछ और खराब होता है, या अगर खराब नहीं होता तो यहीं से और तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। तो ये है वो बाजार का पूरा एक्शन। आइए बैन से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताएं क्या है सिचुएशन? 3 स्टॉक है ना अभी तो बैन में। बिल्कुल अनिल जी, 3 स्टॉक बैन में और ये बैन में बने ही रहेंगे। तीनों में से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो बैन से बाहर आ रहा है। एक एक करके मैं आपको सबकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बता देता हूं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नई एंट्री है, यहाँ पर फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 93% है। सेल ये तो काफी समय से है, 92% यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। और सन टीवी करीब 90% के आसपास है। जब तक 80% के नीचे पोजीशन नहीं आती कोई भी स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा। ओके, तो कोई बैन से बाहर आने की तैयारी में नहीं है। 90, 92, 93 तो ये तो निकलने वाले नहीं है। एंट्री किसी की होने की कोई संभावना? भी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही अनिल जी। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशंस काफी ज्यादा बिल्डअप होती हुई नजर आए। खाली एक कैनरा बैंक है, लेकिन बहुत दूर है, अभी 90% के आसपास चल रही है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आज तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है इसकी। ओके, तो आज संभावना कम है कैनरा बैंक के लिए भी। यहां पर इसलिए 90% के आसपास तो नहीं आएगा। तो बैन में 3 स्टॉक है, 3 के 3 बने रहेंगे, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। और इस बीच कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। वेंट इंडिया ये है वो कंपनी जो 77 लाख रुपए के घाटे से 5 करोड़ के मुनाफे को दर्ज करती हुई दिख रही है, और यही वजह 34 रुपए वाला ये स्टॉक 8% मजबूत होता दिख रहा है। मजबूत स्टॉक से याद आया, एक स्टॉक है जिसका जिक्र आज सुबह हमने जय के साथ बहुत अच्छे खासे बखूबी किया कि हम सबको भी याद आ गया, और वो है टाटा कॉफी। जय का आज एसपीएल मिड कैप्स ने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर जो दिया गया था स्टॉक टाटा कॉफी कमाल करता हुआ दिख रहा है। 119 रुपए वाला 125 पर नॉन स्टॉप भागे जा रहा है। जय पहले तो बधाई स्वीकार करें और अब अपडेट दे क्या करना चाहिए। जी अनिल जी थैंक यू। जो हिसाब से अनिल जी आज ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है एंड बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा एक बेस रिवर्सल पैटर्न अनिल जी इसमें फॉर्म हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म के अगर लिहाज से मैं देख रहा हूँ इसको, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट इसका बनकर आना चाहिए वो है 138 का, 138 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिहाज से अनिल जी बन रहा है इसका। और पोजिशनल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने कहा है कि 200 के पार ये स्टॉक जाएगा, बिकॉज ये स्टॉक की ओवरऑल ये एक बिहेवियर रहा है ये पूरे रैली में कि 200 डेमा पे आता है, बाउंस करता है, वापस 200 डेमा पे आ रहा था और फिर से बाउंस करता है। तो ये पैटर्न कंटिन्यूअस हो रही है एंड दैट क्लियरली शोज के स्टॉक बहुत ही एक अच्छे अप ट्रेंड में है। एंड डेफिनेटली अनिल जी जो हिसाब से चल रहा है, आई थिंक बहुत जल्द हम सब मिलेंगे कॉफी पीने पे। अरे वैसा वो कॉफी से याद आया, उसकी तो बड़ी प्रोसेस कॉफी की जो बता रहे हैं
अलग अलग लोग ये ट्विटर पे है, वो तो बड़ी खतरनाक है। मतलब आई डोंट नो, आपको पता है कि नहीं पता है कैसे बनती है वो कॉफी, पता है क्या आपको? मैं तो सिंपल अपनी वही वाली ठीक है, कौन सी कॉफी लाते वाते कैपेचिनो अपना ठीक है, ये तो मैं प्रोसेस सुन के मैं तो घबरा गया। दीप वाकई में ऐसे बनती है क्या जैसे वो लोग बता रहे हैं वैसे? जी जी बिल्कुल सर, और ये पूरा काफी पुराना प्रोसेस है और एक वजह भी है क्योंकि ये इतनी एक्सपेंसिव कॉफी उसी की वजह से है सर, जो ये पूरा प्रोसेस है। और नेचुरल सेटिंग में जब ये प्रोसेस होता है तो और भी एक्सपेंसिव निकल कर आती है सर ये कॉफी। अच्छा तो जय, ये आपने जो जानबूझ के पी के पी ली इतनी महंगी वाली समझ के कि अच्छी होगी? जी 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 नहीं अनिल जी, जब मैं गया था बाली घूमने गया था तो वहाँ पे स्पेशली इसका एक जहाँ पे एक कॉफी में मैन्युफैक्चर होती है तो वहाँ पे पूरा एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। और वो जो कैट है वो कैट काफ़ी सिलेक्टिव होती है अनिल जी, बहुत ही स्मार्ट कैट होती है वो कॉफ़ी बीन सिलेक्ट करने में। और जो अच्छी कॉफ़ी बीन होती है उसी को वो खाते हैं, बाकी जो खराब होती है उसको निकाल देते हैं। तो जो प्रोसेस होता है ना कि कौन सी अच्छी है खराब है, उसमें वो बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। तो वो प्रोसेस के कारण अच्छे बीन्स ही बाहर आते हैं। वैसा आप धन्य हैं, आपने जानते बूझते हुए पी ली। मैं से तो अब सुनने के बाद नहीं पी जाएगी, अपनी नॉर्मल वाली ठीक है। और सबसे बढ़िया है वो मद्रास वाली फिल्टर कॉफी, उसका मुकाबला ही नहीं है। सब बेस्ट है जो स्टील की कटोरी में और ऊपर नीचे करके जो मिलते हैं ना, 1 फीट ऊपर 1 फीट नीचे, जो ऊपर 1-1.5 फीट बड़े आप घोट के एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए टाटा कॉफी, जो स्टॉक आज कमाल करता हुआ दिखा है। जय की रिकमेंडेशन पे बहुत ही दमदार एक्शन इसमें आया है आज के सेशन में। आइए, बाजार आखिरी 15 मिनटों में अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी रिकवरी आई, कम से कम एक अच्छी बात है कि खराब क्लोजिंग नहीं होगी, इससे कम से कम ये समझ में आता हुआ दिख रहा है। ये एक संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए, कुछ और कैश के स्टॉक्स जो जबरदस्त एक्शन में है आपके लिए। रेलटेल कॉर्पोरेशन, रामनवमी के उपलक्ष्य में जैन साहब ने इस स्टॉक को कल नहीं मतलब मंगलवार को रिकमेंड किया था और स्टॉक आज 12% मजबूत है, 123 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त उछाल दिखाता। किरण जी जरा रेलटेल इसके चार्ट देखिए और राय दीजिए, बड़े ब्रेकआउट के कोई संकेत है क्या? अनिल जी, कोई किरण जी को कुछ नहीं कहेगा, थोड़ी देर म्यूट रहने तो मजा लेते हैं। नहीं अरे नहीं अनिल जी, एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है 110 के आसपास पिछले 3-4 दिनों में, और एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली। मेरा मानना है कि अभी लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए इस स्टॉक में। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 114 का पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो 108 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट्स के लिए 138 140 के लेवल्स पहले देखने को मिल जाने चाहिए। इसके बाद वापस एक बार रिव्यू ले लेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए रेलटेल, इस पर नजर रखिए। 12.5% का उछाल आ रहा है, जबरदस्त एक्शन में है ये काउंटर आपके लिए इस समय। पर आइए नजर रखते हैं कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, इसके नतीजे तो आज आएंगे बाजार बंद होने के बाद, पर साथ ही इंतजार है टेक महिंद्रा, इसके नतीजे आएंगे अगले हफ्ते। एक बार कुशल से जान लेते हैं टेक महिंद्रा के लिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है। कुशल बताएं, टेक महिंद्रा क्या है प्रीव्यू? दिग्गज आईटी कंपनियों में दीपांशु सबसे ज्यादा फ्लैट नंबर्स अगर कोई कंपनी रिपोर्ट कर सकती है तो वो होगी टेक महिंद्रा, क्योंकि जिस तरह से एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पर जो डॉलर आया है करीब 2.5% की बढ़त की एक्सपेक्टेशन है और 134 करोड़ पर ये फिगर आ सकता है। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की जो मार्जिन है वो भी 15.9% थी पिछली तिमाही में, और इस बारी 15.6% हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर तो सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट पिछले तिमाही को रेप्लिकेट करती हुई दिखेगी। और अंत में अगर आप बात करें मुनाफे की तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, ऑलमोस्ट 1305-1310 करोड़ की रेंज में ही मुनाफा भी रहने वाला है। देखना होगा कि किस तरह से इनकी 5G जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और उस वर्टिकल में कितनी बड़ी तैयारी है, ये इंटरेस्टिंग होगा इनकी कमेंट्री में। और जो FY22 की जो डील पाइपलाइन है और इसके साथ साथ जो इनकी आय और मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है, इन सब फैक्टर्स को आपको देखना ज्यादा जरूरी होगा एज कंपेयर टू द नंबर्स जो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे।
तो नंबर्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे, बल्कि बाकी दिग्गज आईटी कंपनी से कंपेयर करें तो शायद थोड़े कमज़ोर नंबर्स इसके रहेंगे, और इसलिए ऑलरेडी बाजार ने शायद ये थोड़ा प्राइस इन भी कर लिया है। आईटी में सबसे कमज़ोर कड़ी रहा है लार्ज कैप आईटी में, और इस हफ्ते भी 5-5.5% की गिरावट दिखा चुका है। बैंक्स यहां पर भी फोकस है, और एक बड़ा डेवलपमेंट कल शाम आरबीआई की तरफ से आते हुए दिखा है बैंक्स के डिविडेंड को लेकर। आइए देवांशी से जानते हैं क्या है ये पूरा मसला। देवांशी बताएं, बैंक्स में क्या चल रहा है और आरबीआई ने क्या एग्जैक्टली कहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल आरबीआई की मिनट्स जारी होती हुई दिखी थी, और वहां पे गवर्नर जी ने, जैसे कि हमने पॉलिसी में भी देखा था, कि थोड़े से कॉशियस अप्रोच रखने को कहा है बैंकों को। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है उसमें आप देखिए आरबीआई ने थोड़ी सी रिलीफ दी, हम ये कह सकते हैं। उनका ये मानना है कि बैंक्स को फिलहाल डिविडेंड नहीं देना चाहिए, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अनसर्टन टाइम्स है और आने वाले समय में जिस तरह से जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो अकाउंट्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं, साथ ही कुछ स्लिपेजेस और होते हुए दिख सकते हैं, और इसी के चलते उनकी जो कैपिटल है उनको मेंटेन करने को कहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी मेंटेन करने को कहा है। और इस बीच हमने देखा था कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, चीजें थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही थी, तब आरबीआई ने ऑलरेडी कह दिया था बैंकों की वो साल डिविडेंड नहीं देंगी, और पिछले साल ज्यादातर बैंकों ने कोई डिविडेंड का ऐलान नहीं किया था। रिलीफ इसलिए है क्योंकि इस बार आरबीआई कहता है कि अगर आप डिविडेंड देते भी हैं तो 50% अपने कुल प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड जो है पे आउट वो कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल की तरह पिछले साल कोई भी बैंक ने डिविडेंड का ऐलान नहीं किया था। इस बार भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बैंक्स जो डिविडेंड है या तो बहुत कम देती हुई दिखेंगी या तो बिल्कुल नहीं देंगी। एचडीएफसी के नतीजे जब आए थे एचडीएफसी बैंक के, हमने ऑलरेडी देखा कि कोई डिविडेंड का ऐलान करती हुई नहीं दिखी थी बैंक। तो मानना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी बैंक्स जो काफी अच्छा डिविडेंड देती थी लेकिन पिछले साल उन्होंने नहीं दिया है, इस बार बहुत ही कम डिविडेंड दे सकते हैं, या तो फिर डिविडेंड बिल्कुल भी ना दे। तो इस पर आपको नजर रखनी होगी। तो अनुमति दे दी है डिविडेंड देने की, बट पूरे डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। फुल कैपेसिटी का सिर्फ 50% डिविडेंड देने के लिए आरबीआई ने कहा है। शुक्रिया देवांशी ये अपडेट हमें देने के लिए। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में चल रहा है, निचले स्तरों से रिकवरी है। चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर वीकेंड की तैयारी एकदम दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो डाउ थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसला है, बट 40-50 अंक ऊपर ही है सर, कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है। यूरोप में हल्की गिरावट है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है आखिरी 1 घंटे में सर। और कच्चे तेल में हल्का सा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। गोल्ड भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इस समय दिखा रहा है। रुपए पर कमजोरी है, जिस तरह से डॉलर पर रिबाउंड आया है, पर 75 के करीब रुपया भी होल्ड कर रहा है सर। दीप देखिए, 2 चीजें। पहली तो ये कि ग्लोबल मार्केट से कोई खास ऐसे संकेत बहुत अच्छे या बहुत बुरे हैं नहीं, मिले जुले से संकेत हैं आपके लिए, ठीक है ना, कि कोई वहां पर बड़ा एक्शन हो रहा हो वैसा नहीं। हल्का सा डाउ फ्यूचर्स नीचे फिसला है, वो भी कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं। ज्यादा तो हम अपने लोकल ट्रिगर्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं। अब लोकल ट्रिगर्स में अच्छा और बुरा क्या है? अच्छा ये कि आप 14,300 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं, वीकली क्लोजिंग है, ये एक अच्छी बात है। बुरा ये कि थोड़ा सा वीकेंड सेशन है तो डर रहता है कि सोमवार को पता नहीं कितने ट्रिगर्स होंगे, कैसे कैसे होंगे, क्या होंगे, तो उस हिसाब से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। लेकिन क्लोजिंग बुरी नहीं हो रही, ये बात बिल्कुल ठीक है। न निफ्टी पे न ही बैंक निफ्टी पे हल्के नुकसान के साथ बंद होना अपने आप में ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आपके लिए क्लोजिंग खराब नहीं है। दूसरी चीज ये, अब मंडे की रिस्क क्या है पहले वो समझ लें। मंडे रिस्क है कि आप 14,350 के आसपास बंद हो रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत गैप से खुले तो 101 पॉइंट आप ऊपर खुल जाए 14,450 के आसपास। तो 100 अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो 100 से 150 पॉइंट के रिस्क है 14,450 14,500 तक की। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है 14,150 14,200, तो 150 से 200 पॉइंट की वहां पर रिस्क है। तो हल्की सी लॉन्ग पोजीशन में रिस्क ज्यादा है, 20% 25% ज्यादा शॉर्ट पोजीशन का है। लेकिन गैप से आप दोनों तरफ में से कहीं भी खुल सकते हैं, ये एक क्लियर कट है, तेजी की तरफ भी मंदी की तरफ भी, क्योंकि आप रेंज के लोअर एंड पर हैं, एकदम सपोर्ट के नजदीक है। तो बढ़ना है तो यहां से बढ़ सकते हैं, थोड़े भी केस काबू में आ जाए
और बाकी ये सप्लाई वप्लाई वाले मामले दवाइयों के, ऑक्सीजन के थोड़े ठीक हो जाए और कोई ऐसी बड़े लॉकडाउन के लिए दूसरी ऐसी खराब खबरें न सुनने को मिले, तो हो सकता है आप सोमवार को बड़े गैप से 100-150 पॉइंट ऊपर भी खुल जाए। और अगर ऐसी कोई खराब खबरें आ जाए तो 14,150, 14,200 से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है फिर ऐसी सिचुएशन में जब सब कुछ है ना भगवान भरोसे ही छोड़ना है, अंदाज से ही करना है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बेहतर है जितना कम पोजीशन आप लेकर जाएंगे उतना बढ़िया है। अगर आप पोजीशन रखेंगे तो रिस्क पर ज्यादा रहेंगे। तो मेरा ये समझना है इसलिए कुछ ना करें वो बेहतर है, और जो आपकी पोजीशन है उन पोजीशन को पुट या कॉल के जरिए होल्ड करें। अगर आप शॉर्ट हैं तो 14,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, लॉन्ग है तो 14,200 का पुट ऑप्शन खरीदिए और अपनी पोजीशन को होल्ड हेज करके चलिए, ये ज्यादा बढ़िया। नई पोजीशन बनाने की राय आज बिल्कुल भी नहीं है। दीप ओके तो ये क्लियर है, नई पोजीशंस बनाने की आज बिल्कुल भी राय नहीं है। रिस्क के हिसाब से एग्जिस्टिंग पोजीशन है, होल्ड करना है होल्ड करें, मुनाफा वसूल करना है मुनाफा वसूल कर ले, और हेज जरूर रखें अगर आप पोजीशन अपनी होल्ड कर रहे हैं। ये है राय, फाइनल स्ट्रैटेजी इस समय बाजार की। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है पीवीआर के शेयर में, जरा इस पर नजर डालिए। 6-6.5% का उछाल पीवीआर में इस समय आते हुए दिखा है। बंसल जी पीवीआर को देखिए क्या चल रहा है, सडनली एक स्पाइक आया है इसमें। देखिए दीपांशु, ये स्टॉक को अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से गिर नहीं रहा, पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली हायर क्लोजिंग आ रही है, बट टेक्निकली देखें तो नीचे में 1120 1120 एक सपोर्ट है और बड़ा रेजिस्टेंस आता है 1175 1180 के अराउंड, और पिछले 3 दिनों से हायर क्लोजिंग आ रही है। बिल्कुल, तो 1175 तक ये काउंटर जाने की कोशिश कर सकता है। पीवीआर पर रखिए नजर, और अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश खरीदारी भी आती हुई दिखी थी। वागले साहब मुथूट फाइनेंस पर भी नजर रखिए, 2 दिनों से ये भी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है, 4.5% ऊपर है आज के ट्रेड में, जब बैंक्स फाइनेंशियल्स दोनों पर ही एक्शन आते हुए दिखा है। क्या व्यू है सर? दीपांशु व्यू तो पॉजिटिव है, मुझे दिखता है 1250, 40 और 50 के आसपास ये जाना चाहिए। यहाँ से 3-4% अपसाइड देख रहा हूँ। बिल्कुल अगर मार्केट का माहौल ठीक है, कोई गैप डाउन नहीं होता है, तो ये बीटीएससी किया जा सकता है। ओके आज पावर स्टॉक्स फोकस में रहे हैं। पावर ग्रिड पर हमने मूव देखी, आज आशीष केलकर साहब सुबह कहकर गए थे पावर ग्रिड खरीदिए। जय, एनटीपीसी में लंबे समय बाद आज थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिखा है, वापस 100 के ऊपर है, 3.5% का उछाल रहा है एनटीपीसी में। क्या आने वाले हफ्ते के लिए यहां पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए देख सकते हैं? वेल दीपांशु, बहुत ही बढ़िया आज रिकवरी एनटीपीसी में देखने मिली है, और डेफिनेटली अगर मंडे को 103 के ऊपर ये खुलता है और सस्टेन करता है 103 के ऊपर, या तो आज ही ब्रेकआउट दे दे अभी, सो फिर और हमें तेजी देखने मिलेगी। और टुवर्ड्स दी एक्सपायरी लगभग 106 से लेके 108 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। 103 एक क्रिटिकल लेवल है। ओके तो 103 एक क्रिटिकल लेवल होगा। आशीष जी अभी कह भी रहे थे कि एक्सपायरी आ रही है, तो शायद उसकी वजह से कुछ स्टॉक्स पर आप एक्शन बनते हुए देखें। इंडिगो, पीवीआर, और एक और काउंटर जहां पर आपने एक्शन बनते हुए देखा है आईआरसीटीसी, इस पर भी नजर रखें। यहां पर भी आज एक अच्छा मूव आते हुए दिखा है। अभी थोड़ी देर पहले डिप आया था और वहां से अच्छी रिकवरी भी रही है। किरण जी जरा आईआरसीटीसी के चार्ट्स देखिए, 1710 के लेवल्स पर थोड़ा निचले स्तरों से इंप्रूवमेंट आया, क्या चल रहा है इस काउंटर पर? आईआरसीटीसी पे मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस इधर भी बन रहा है 1600 के आसपास, और ये सारे जो कोविड रिलेटेड स्टॉक्स जिन्होंने निचले स्तर दिखाए थे, वहां पे एक बेस बिल्डिंग बनती नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि पोजिशनली अगर आपका व्यू है तो अभी के लिए आपका 1650 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 1712 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें जो नेक्स्ट हर्डल है वो 1750 का है। वो 1750 निकल जाए तो फिर मैं 1855 1880 ये लेवल्स के टारगेट के ये टारगेट्स के लिए जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। बिल्कुल, तो इन सभी काउंटर्स पर नजर रखिए। थोड़ा आपको क्लोजिंग से पहले एक अच्छा स्पाइक इन काउंटर्स पर आते हुए दिख रहा है। आइए क्लोजिंग से पहले एक बार जल्दी से चलते हैं जय के पास, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय।
दीपांशु, ये स्टॉक मैंने पहले SPL मिड कैप स्टॉक्स में कवर किया है एंड शॉर्ट टर्म में काफी समय दिया है मैंने, फिर बाद में लेटली मैंने लॉन्ग टर्म में दिया था और अब फिर से शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा इसको मैं दे रहा हूँ। एक ब्रेकआउट आ रहा है, वो है CCL प्रोडक्ट। 268 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 268-69 के रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, बट बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट अभी क्लोजिंग सेशन में आ रहा है, तो इसको खरीद कर चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग हमें 292 ये लेवल्स देखने मिलेंगे, ये टारगेट्स के लिए खरीदना है दीप। एंड 10 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 258 का, सो 268 के करीब खरीदिए, 258 का स्टॉप लॉस, 292 का टारगेट। बहुत ही एक बड़े कंसोलिडेशन में से CCL में फाइनली एक ब्रेकआउट आ रहा है। अगस्त 2020 से हम देख रहे हैं कंसोलिडेट हो रहा है, तो दीप लगभग 6-7 महीने हो गए कंसोलिडेशन के, अब फाइनली इतना अच्छा ब्रेकआउट आया तो अच्छा मोमेंटम के साथ इसमें बढ़त देखने मिलेगी हमें। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए CCL प्रोडक्ट्स। कॉफ़ी शेयर्स पर जय का भरोसा है, टाटा कॉफ़ी वहाँ पर अच्छी मूव, और अब CCL प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी अच्छी मूव आपको आती हुई दिख सकती है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं। वॉलेटाइल हफ्ता जिसमें एक और आपको मिडवीक ट्रेडिंग ब्रेक मिला था, अब एंड होने जा रहा है और दोनों तरफ के मौके आपको इस हफ्ते मिले हैं। जैसा कि अनिल जी बात कर रहे थे, मंडे को हुई थी भारी गिरावट, उसके बाद आई अच्छी रिकवरी, और आज आप दोनों तरफ के ट्रेड देखकर ऑलमोस्ट फ्लैट, या फिर आप कह सकते हैं कि आज थोड़ी गिरावट एंड में आपको आती हुई दिख रही है। पावर स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा। NTPC, पावर ग्रिड, निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं ये काउंटर। बैंक्स में दोनों तरफ का एक्शन रहा। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, दोनों इंश्योरेंस स्टॉक्स, साथ ही ICICI प्रू, जबरदस्त एक्शन यहां पर देखा। HDFC लिमिटेड और बजाज फिनसर्व, इसमें भी हुई है खरीदारी। पर गिरावट कुछ FMCG काउंटर्स, ब्रिटानिया, HUL, साथ ही ऑटो काउंटर्स, M&M पर गिरावट आती हुई देखी। मेटल्स में मुनाफा वसूली रही, पर IT और फार्मा यहां पर ज्यादा रोटेशन आपने आते हुए देखा। डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, इन सभी स्टॉक्स में गिरावट आपको आती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी दोनों तरफ का एक्शन आपको आते हुए दिखा। इंडस टावर्स नतीजों के बाद 3% नीचे। पेज इंडस्ट्रीज यहां पर गिरावट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, गेल, DLF, टॉरेंट फार्मा, अशोक लेलैंड, श्री सीमेंट्स, PI इंडस्ट्रीज, यहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखी। पर दूसरी तरफ मुथूट फाइनेंस, 2 दिनों में बढ़िया एक्शन। कैडिला, इनके कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल एक दवाई को DCGI से मंजूरी मिल चुकी है, उसका फायदा होते हुए दिखा, 4.5% ऊपर। PVR एक बड़ा स्पाइक अभी थोड़ी देर पहले आया। सिटी यूनियन बैंक, गुजरात गैस, ट्रेंट, सचिन जी की सुबह की पिक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, L&T टेक्नोलॉजीज, IRCTC, आरती इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट, और नतीजों से पहले M&M फाइनेंस, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी है। दीपक नाइट्राइट सिमीजीज के बारे में सुबह बात करी थी, 2% ऊपर ये काउंटर भी रहा। MGL, IGL, यूनाइटेड ब्रूरीज, यहां पर भी मूवमेंट दिखा, और टाटा पावर लंबे समय बाद यहां पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है आपको। तो अनिल जी, जैसा आप कह रहे थे सर, 14,300 के ऊपर आ रही है निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग, तो निफ्टी ने उन लेवल्स को डिफेंड जरूर कर लिया है सर। और बैंक निफ्टी 31,600 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग देते हैं, तो थोड़ा वीकनेस, बट जो आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कहे थे उसके ऊपर ही बाजार बंद होते दिख रहे हैं सर। तो क्लोजिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है दीप, ये कह सकते हैं कि राहत भरी है। 14,310 के ऊपर, 14,300 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक कही जाएगी 74 पॉइंट के नुकसान के साथ। और बैंक निफ्टी पर भी 31,500 के ऊपर की क्लोजिंग बुरी नहीं है किसी भी लिहाज से, तो हल्के नुकसान के साथ वीकेंड सेशन पर बंद हुए हैं, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत। और मिड कैप इंडेक्स तो आप देख सकते हैं हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा, तो ब्रोडर मार्केट में बिकवाली नहीं है, इनफैक्ट खरीदारी होती हुई दिखी है। तो ये है आज की प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 14,341 निफ्टी पर 64 अंकों का नुकसान, 60 अंकों के नुकसान के साथ 31,722 बैंक निफ्टी पर, और सेंसेक्स 202.22, आज 2 ही 2 है, सिर्फ 1 0 है, 202.22 ये है नुकसान सेंसेक्स में आज के लिए। ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, आज आधा % के नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बंद होते हुए 1/4% के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है। आशु सर, बंसल जी, जय ठक्कर साहब, किरण जी, और कौन है, वागले साहब, और विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीकेंड सेशन पर हमारा साथ देने के लिए। मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, और बिल्कुल जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका पालन करें, ज़रूरत ना होने पर बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, इन नियमों का पालन करते हुए सेफ रहें। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी मुलाकात फिर से सोमवार सुबह। नमस्कार।